नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्राइट एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, हमारे जो गेस पेपर्स की सीरीज है वो चल रही है और उसी को हम कंटिन्यू करते हुए आज आपके जो पैथोलॉजी का, जिसको हम कह रहे हैं कि डिजीज ऑफ क्रॉप एंड हॉर्टिकल्चर, क्रॉप्स की जो डिजीज है उनकी हम बात करने वाले हैं। उसका हम सारा मैटर देखने वाले हैं और एक एग्जैक्ट जो गेस पेपर है लगभग सेम सा मिलने वाला 80 to 90% हमारा जो पेपर है वो लगभग सेम सा मिल जाता है। ठीक है, और आप नहीं मानते हो तो पिछले पेपर उठा के देख लेना, अभी एग्जाम चल ही रहे हैं, जिनके एग्जाम हो गए उनसे पूछ लेना। जैसे एग्रोनॉमी के बारे में पूछ लेना आप उदयपुर वालों से कि कैसा पेपर रहा ब्राइट एग्रो क्लासेज का। ठीक है, 80 to 90% जो हमारा पेपर है वो बिल्कुल एग्जैक्ट इज वैसे के वैसे क्वेश्चन जो है वहां पे देखने को मिले हैं। इसलिए आपको भी यदि अच्छा पेपर चाहिए, अच्छा कंटेंट चाहिए तो हमारे इस चैनल को आप लाइक करोगे, ठीक है, सब्सक्राइब करोगे और वीडियो को शेयर भी करोगे। अब हम बात करते हैं आज के इस पेपर की। हम बात कर रहे हैं पैथोलॉजी की, और पैथोलॉजी में जो है, जैसा कि पहले गैस पेपर के बारे में हम डिस्कस करते हैं तो इसमें हम गैस पेपर की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपके डेफिनेशंस देखने को मिलती है, तो डेफिनेशंस में से आपके जो है अधिकतर चीजें सेम टू सेम ही मिल जाती है। ठीक है, और डेफिनेशन जब भी हो तो उसको थोड़ा सा आप लेंथी पढ़ने की सोचा करो, ताकि क्या पता डेफिनेशन एज ए कमेंट भी आ जाए, पांचवे जो क्वेश्चन है आपका वहां पे आ जाए, या किन्हीं दो डेफिनेशन में से आपके अंतर आ जाए तो वो भी आप अच्छे से कवर कर पाओ। इसलिए इनको थोड़ा अच्छे से देखा करो। देखो, दो चीजें होती है, सिम्टम और साइन। जो एप वाले बच्चे हैं उनको तो मैंने बहुत बार बताया है कि सिम्टम क्या होते हैं, साइन क्या होते हैं, दोनों चीजों में क्लियरली डिफरेंस भी बताया है। ठीक है, तो उन्हीं में से यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है साइन। तो साइंस की हम बात करेंगे कि साइन क्या होते हैं। बेसिकली हम ये कहते हैं कि जब कोई डिजीज होती है और डिजीज में डायरेक्टली पैथोजन का कोई पार्ट दिख जाता है, मान लो उसका माइसीलियम दिख गया, मान लो उसका आपका जो स्पोर है वो दिख गए, तो वो क्या होते हैं, वो साइन होते हैं। और पैथोजन की वजह से जो प्लांट में दिखाई देते हैं वो सिम्टम होते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में, दोनों में क्लियरली ये डिफरेंस देखने को मिलता है। जैसे पाउडर मिल्ड्यू के लिए हम ये कहते हैं कि पाउडर जैसा फॉर्म दिखाई देता है। ठीक है, पाउडरी फॉर्म दिखाई देती है ऊपर पत्तियों के ऊपर, तो वो क्या है, वो स्पोर्स है किसके, फंगस के, तो वो क्या हो जाते हैं, आपके साइन हो जाते हैं। ठीक है, और हम ये कहते हैं पत्तियां पीली हो रही है, पत्ता जो आपका पौधा है वो मुरझा रहा है, इस प्रकार के जो लक्षण होते हैं वो आपके सिम्टम होते हैं। तो साइन और सिम्टम को हम बहुत अच्छे से देखेंगे। राइजोस्फीयर और फाइलोस्फीयर दोनों ही चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ई और लगा लेना यहाँ पर। ठीक है, जो आपके राइजोस्फीयर होता है और फाइलोस्फीयर क्या होता है, दोनों चीजें जो है बारीक चीजें हैं और बिल्कुल इजी चीजें हैं, अभी समझेंगे, इनको भी हम बात करेंगे। एंटागोनिज्म क्या होता है, सोइल सोलराइजेशन क्या होता है, फूट एंड रूट, जो आपका फूट रोट है और रूट नोट है, दोनों के बारे में, इनमें अंतर भी आ सकता है, इसलिए अंतर की भी बात करेंगे। लीफ कार्लो ऑफ कॉटन, देखो डेफिनेशन के रूप में कभी कभी क्या होता है कि डेफिनेशंस ऐसे छोटे छोटे शब्दों से आ जाती है। कर्लिंग डायरेक्टली ऐसे दे दिया, कर्लिंग। ठीक है, अब कर्लिंग को कैसे डिफाइन करोगे आप, तो सीधा सीधा जो सिम्टम्स है वहां से उठाओगे। ठीक है, कर्लिंग में होता क्या है, तो पत्तियां कैसी हो जाती है, झुर्री मुर्री की तरह ऐसे जो है टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, उनकी जो एक्चुअल आकृति रहती है वो नहीं रहती है, उनकी शेप चेंज हो जाती है, तो इस चीज को हम कर्लिंग बोलते हैं। तो उसी से उठाकर आप एक दो लाइन तो वो लिखोगे, फिर एक दो एग्जाम्पल दे दोगे। जैसे कि कर्लिंग आपके अधिकतर सब्जियों में देखने को मिलती है, टमाटर में देखने को मिलती है, मिर्ची में देखने को मिलती है, ठीक है, कॉटन में देखने को मिलती है, तो वो सारी चीजें फिर आप वहां लिख सकते हो। एंथ्रेक्नोज आपके फंगस से होने वाली डिजीज है, बहुत अच्छे से इसको देखेंगे। डिजीज ट्राइंगल और डिजीज टेट्राहेड्रल, दोनों में अंतर भी आ सकता है और दोनों चीजों की परिभाषा भी पूछी जा सकती है। इसके बाद में बंची टॉप ऑफ बनाना, वायरस से होने वाली डिजीज है, देखेंगे इसको भी। डिजीज साइकिल क्या होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बनेगा। बायो कंट्रोल क्या होता है, टुंगरो क्या होता है, मिल्ड्यू और मोजेक क्या होते हैं, सबकी बात हम इसमें करेंगे। ठीक है, इसके बाद में आगे चलते हैं डिफरेंसेस की ओर। डिफरेंसेस जो कि रिपीट होते रहे हैं, ठीक है, अधिकतर चीजें रिपीट होती है, क्योंकि जो डिफरेंस वाला मैटर है वो एग्जामिनर के पास ज्यादा होता नहीं है, लिमिटेड मैटर होता है, इसलिए अधिकतर चीजें रिवाइज होती है। और यहाँ भी आपको मोनोसाइक्लिक पॉलीसाइक्लिक दोनों देखने को मिलेगी। डाउनी मिल्ड्यू पाउडरी मिल्ड्यू में दोनों में अंतर देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा आपके कोई सी भी दो, देखो यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है, राइजोम रोट ऑफ जिंजर डाइबेक ऑफ सिट्रस, ठीक है, यहाँ पर दो एग्जाम्पल, दो रोग लिखे हुए हैं, ऐसे ही कोई से भी दो रोग देकर आपको अंतर पूछा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है,
ये लिमिटलेस है, यहाँ पर कोई से भी दो रोग दे सकते हैं और उनमें अंतर पूछा जा सकता है और इससे इजी सवाल हो ही नहीं सकता। ठीक है, अगर अंतर में दो डिजीज दे रहे हैं और उनसे आपको सवाल पूछे जा रहे हैं कि इनमें अंतर बताइए, तो उससे इजी तो सवाल हो ही नहीं सकता। अब आप कहोगे सर कैसे नहीं हो सकता? अरे उसमें सारी चीजें हैं आपके पास एक अंतर तो पैथोजन का है, पैथोजन से अंतर कर सकते हो। दूसरा तीसरा अंतर आप जो है सिम्टम्स से निकाल सकते हो। भाई दो अलग सिम्टम्स तो मिल ही जाएंगे, दो रोग है तो उनमें जो एक्चुअल में जो आपके सिम्टम दिखाई देते हैं वो तो होंगे ही, तो दो अंतर आप सिम्टम से निकाल सकते हो। फिर आप एग्जाम्पल लिख दे दोगे कि ये यहाँ पर होता है, ये यहाँ पर होता है। फिर आप मैनेजमेंट में से एक एक उठा सकते हो कि इसका मैनेजमेंट ऐसे करेंगे, इसका ऐसे करेंगे। तो ये बहुत सारा कंटेंट होता है आपके पास अंतर लिखने के लिए, जब दो डिजीज आपको किस में दे दी जाए, डिफरेंस में दे दी जाए। तो इजी क्वेश्चन होता है ये, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। इसके बाद में आगे चलते हैं, कमेंट्स की बात करते हैं। कमेंट्स में देखो वही डिजीज आएंगी, कमेंट्स में भी आपको उसके बारे में बताना होगा कौन से पैथोजन से होता है, क्या सिम्टम होते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट आप बताओ तो ठीक है, लेकिन शॉर्ट लाइन में एक लाइन में मैनेजमेंट बताना चाहो तो बता सकते हो। ठीक है, बाकी मैनेजमेंट की जरूरत इसमें होती नहीं है, सीधा सीधा आप कह सकते हो कि इसमें है ना पैथोजन कौन सा है और सिम्टम क्या है। ठीक है, और कौन से प्लांट्स में अधिकतर देखा जाता है, ये चीजें लिख सकते हो, आपका ये कवर हो जाता है। यहाँ पर येलोविंग मोजेक ऑफ ओकरा, अर्ली ब्लाइट, सिगाटोका, ये तीनों आपके पूछे जाएंगे। साथ में लॉन्ग टाइप की फर्स्ट की बात करें तो टिक्का डिजीज, मैंगो मालफॉर्मेशन, फाइलोडियोप्सिसम एंड विल्ट ऑफ गवावा, पर्पल ब्लोच ओनियन, ये आपके छठे क्वेश्चन में आ गए। और सातवें क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा अर्गट डिजीज बाजरा और ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा। दोनों में से एक हमेशा अल्टरनेटिव के तौर पे आती है, कभी ये पूछा जाता है, कभी ये पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि राजस्थान में तो बाजरा बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है। ठीक है, और राजस्थान के ही एग्जाम चल रहे हैं, तो अभी वाले मौसम में अभी ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो कब पूछेंगे? ठीक है, तो ये जरूरी हो जाता है, इसलिए ये पूछा भी जाता है। ध्यान रखना है, दोनों ही डिजीज इंपॉर्टेंट डिजीज है और काफी ज्यादा पूछी जाती है। इसके बाद में कॉफी रस्ट की बात करें तो कॉफी रस्ट और टी रेड रस्ट, दोनों में अंतर पूछा जाता है, या दोनों में जो है साथ में आपको टिप्पणी भी पूछी जाएगी, लॉन्ग टर्म क्वेश्चन भी आते हैं। ब्लैक आर्म डिजीज ऑफ कॉटन भी पूछा जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं आपके पेपर में देखने को मिलेंगी। अब आगे हम चलते हैं और इनका सॉल्यूशन कर लेते हैं, एक एक करके सारी चीजें देख लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, यहां से डेफिनेशन से बात करते हैं। जो आपके साइन होते हैं इनको हम जो है चिन्ह बोलते हैं। मुख्य रूप से क्या बोलते हैं, आपको ये शब्द भी देखने को मिलेगा कि चिन्ह क्या होते हैं। ठीक है भाई, सिम्टम्स को तो हम लक्षण बोलते हैं। ठीक है, सिम्टम्स को हम क्या बोलते हैं, लक्षण बोलते हैं। लेकिन जहां पर साइन लिखा हुआ आ जाए तो उसका मतलब चिन्ह होता है। ठीक है, साइन का मतलब क्या होता है, चिन्ह होता है, जो कि डायरेक्टली दिखाई देते हैं पैथोजन के। ठीक है, पैथोजन का माइसिलियम हो गया, पैथोजन की हाइपी हो गई, पैथोजन के स्पोर हो गए, वो दिखाई दे रहे हैं डायरेक्टली, तो वो क्या है, आपके साइन है। ठीक है, तो ये चीजें होती है। वह स्थिति जिसमें रोगजनक या उसका कोई भाग दिखाई देता है। ठीक है, डायरेक्ट वही दिखाई देंगे। आगे बात समझ में? तो साइन में और सिम्टम में क्या अंतर है? सिम्टम इस रोगजनक की वजह से प्लांट में होने वाला कोई ना कोई चीज दिखाई देती है। ठीक है, मान लो वो पोषण ले रहा है, यदि कोई रोगजनक है जो आपके प्लांट का पोषण ले रहा है, तो उसके वजह से क्या होगा, उसके वजह से आपको देखने को मिलेगा कि वो जो प्लांट है वो पीला पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये पीलापन होना ये सिम्टम है। ठीक है, पौधा छोटा रह जाना ये सिम्टम है। पौधे में कर्लिंग आ जाना यानी कि पत्तियां कर्ल हो गई, ये सिम्टम है। ठीक है, इसके अलावा मान लो और बहुत सारी जो चीजें होती है वो सिम्टम के रूप में ही नजर आती है। ठीक है, और अधिकतर चीजें सिम्टम ही होती है, लेकिन कुछ चीजें आपको साइन के रूप में भी नजर आती है। हालांकि हम दोनों चीजों को एक जगह ही लिखते हैं। ठीक है, जब भी हम किसी डिजीज का वर्णन करते हैं और वहां पर सिम्टम की बात करते हैं तो सिम्टम में हम साइन और सिम्टम दोनों एक जगह लिख देते हैं, अलग नहीं लिखते हैं। लेकिन जब अलग से पूछ ले तो आपको ये ध्यान रखना है, जैसे कि कोई फफूंद का बीजाणु हो गया, बैक्टीरिया के स्राव हो गए, सूत्रकृमि हो गया, माइसेलियम हो गया, ये सारे क्या होते हैं, ये दिखाई देते हैं, तो ये साइन को बताते हैं। ठीक है, किसको बता रहे हैं, साइन को बताने का काम कर रहे हैं। उदाहरण के लिए जो आपका पाउडरी मिल्ड्यू है उसके ऊपर व्हाइट फंगस ग्रोथ ऑन लीव्स, लीव्स के ऊपर छोटी छोटी आपको स्पोर्स दिखाई देंगे। ठीक है, पाउडरी मिल्ड्यू में छोटे छोटे व्हाइट कलर के स्पोर दिखाई देंगे, उनको आप ऐसे अंगुली से हटाओगे पत्ती के ऊपर से तो वो हट के आ जाएंगे और आराम से दिखाई देंगे क्लियरली। इसका मतलब वो क्या है, साइन है। इसके बाद में जो रस्ट पस्ट्यूल्स है, आपके ऑरेंज और ब्राउन स्पॉट
जो है फंगस के वो दिखाई देते हैं आपके किसके ऊपर, गेहूं के ऊपर। ठीक है, गेहूं की पत्ती में यदि रस्ट हो रखा है, उस पत्ती को आप ऐसे हटाओगे तो उसके ऊपर आपको जो पस्ट्यूल्स है वो दिखाई देंगे, स्पोर्स दिखाई देंगे छोटे छोटे। ठीक है, धब्बे दिखाई देंगे, और वो धब्बे किसके हैं, रस्ट के धब्बे हैं। ठीक है, ये चीजें होती हैं। अब बात करते हैं राइजोस्फीयर और फाइलोस्फीयर की, बहुत ही इजी चीजें हैं दोनों। ठीक है, क्या होता है, मान लो ये कोई प्लांट है आपका। ठीक है, क्या है, ये कोई प्लांट है, ये कोई पौधा है। ठीक है, इसको पेड़ नहीं मानना है, इसको छोटा पौधा ही मानना है। ठीक है, अब ये छोटा पौधा है, इसकी ये क्या है, जड़ें हैं। अब जड़ें क्या करती है दोस्तों, जड़ें आपके धीरे धीरे जो है अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिक एसिड्स निकालती रहती है। ठीक है, जड़ें क्या करती है, अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिक एसिड्स निकालती है, यानी कि कार्बनिक पदार्थों का, कार्बनिक अम्लों का एक समूह होता है जो यहाँ जड़ों से निकलता रहता है। अब ये ऐसा करती क्यों है, ये ऐसा इसलिए करती है ताकि उस रस को देखकर जो आपके बैक्टीरिया है, आपके लाभदायक कोई सा भी और सूक्ष्म जीव है, वो अट्रैक्ट हो, वो इनके पास आए। ठीक है, मान लो यदि वो फंगस है, ठीक है, कोई राइजोस्फीयर राइजोबियम है, तो वो आएंगे और इनके साथ संबंध बना के नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे या और तरह से मदद करेंगे। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इस क्षेत्र में आपके बहुत सारे बैक्टीरिया और बहुत सारे फंगस हो जाते हैं। इस क्षेत्र में क्या हो गए, बहुत सारे बैक्टीरिया और बहुत सारे फंगस हो गए। इस क्षेत्र को हम राइजोबियम, वो राइजोस्फीयर कहते हैं। स्फीयर का मतलब होता है क्षेत्र, स्फीयर का मतलब क्या होता है, क्षेत्र। और राइजो, जहां भी शब्द दिख जाए आपको, ये जो राइजो शब्द है, ये राइजा का सीधा सीधा मतलब ही होता है जड़ क्षेत्र। ठीक है, राइजोबियम यानी कि जड़ से जुड़ा हुआ जीवाणु, राइजोबियम। ठीक है, राइजोस्फीयर यानी कि जड़ वाला क्षेत्र जिसमें जीवाणु है। ठीक है, और अधिक सूक्ष्म जीव है, वो हो गया। ठीक है, आपने सुना होगा राइजोम, राइजोम यानी कि जड़ का वह भाग जो कि हम किसके लिए, प्रवर्धन के लिए काम में ले रहे हैं। ठीक है, वो राइजोम हो गया। तो ये जो राइजा शब्द है, ये सीधा सीधा किससे जुड़ा हुआ है, जड़ से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो जड़ वाले क्षेत्र को हमने क्या कहा है, आपका ये क्षेत्र कहा है। दूसरी तरफ क्या होता है, इन पत्तियों के पास में भी बहुत सारी नमी होती है। ठीक है, पत्तियों के पास में भी क्या होती है, नमी होती है, और इस नमी वाले एरिया में कुछ बैक्टीरिया उड़कर यहाँ रहना पसंद करते हैं। ठीक है, जो लीफ है, पत्तियां हैं, उनके आसपास रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वहां पर ठंडक है, वहां पर कई प्रकार की जो है और चीजें भी मिलती रहती है उनको। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, यहाँ पर रहते हैं। इस क्षेत्र को हम फाइलोस्फीयर कहते हैं। ये जो ऊपर वाला क्षेत्र है इसको फाइलोस्फीयर, और ये नीचे वाला जड़ वाला क्षेत्र है इसको राइजोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, दोनों चीजें समझ में आ गई क्या होता है, यही चीजें यहाँ पर बताई गई है। राइजोस्फीयर क्या है, तो जड़ों के चारों ओर की मिट्टी की पतली परत होती है जो कि जड़ों के स्राव और सूक्ष्म जीवों द्वारा प्रभावित होती है। यानी कि यह जड़ है, और जड़ के पास में क्या होता है, जो आपके स्राव है, स्राव किसके हो रहे हैं, जो ऑर्गेनिक एसिड्स है उनके स्राव हो रहे हैं, और इस स्राव की वजह से यहाँ पर सूक्ष्म जीव आकर इकट्ठे हो गए हैं, और ये सारा जो एनवायरमेंट तैयार हुआ है इसको हम राइजोस्फीयर कहते हैं। फाइलोस्फीयर की बात करें तो फाइलोस्फीयर पत्तियों और पौधों के ऊपर के भागों की सतह है जहां पर सूक्ष्म जीव रहते हैं, उस सतह को हम क्या बोलते हैं, फाइलोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, तो जिस सतह पर जड़ के पास में सूक्ष्म जीव है वो राइजोस्फीयर है, ऊपर अगर सूक्ष्म जीव है पत्ती के पास में तो वो फाइलोस्फीयर है। ये छोटी सी चीज आपको ध्यान रखनी है, पूछे भी जाते हैं फाइलोस्फीयर और राइजोस्फीयर। इसके बाद में आ जाता है एंटागोनिज्म। ठीक है, क्या आ जाता है, एंटागोनिज्म। देखो, एंटागोनिज्म का मतलब होता है कि ये एक तरह की विरोधी प्रक्रिया है। ठीक है, विरोधी प्रक्रिया कैसे, जैसे आपने सुना होगा कि हम क्या करते हैं, जहां पर ज्यादा पॉपुलेशन हो जाती है किसी भी चीज की, प्रकृति का नियम है ये, चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे सूक्ष्म जीव हो, चाहे पेड़ पौधे हो, कोई भी जिनकी संख्या ज्यादा होती है, एक्स्ट्रा हो जाती है, तो फिर उनमें लड़ाइयां होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, परिवार में 10 लोग हैं, ज्यादा लड़ेंगे, परिवार में 2 ही लोग हैं, कम लड़ेंगे। ठीक है, एक लोग अकेला ही है तो लड़ेगा ही कैसे। तो जितनी ज्यादा संख्या बढ़ती है ऐसा ही आपके सूक्ष्म जीवों में होता है। सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ती है तो वो एक दूसरे को लड़ना, मारना, काटना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और इसे कहते हैं हम कंपटीशन। क्या बोलते हैं, कंपटीशन बोलते हैं। ठीक है, तो कंपटीशन की वजह से एक सूक्ष्म जीव की वृद्धि दूसरे सूक्ष्म जीव द्वारा प्रभावित होती है। इसी चीज को हम एंटागोनिज्म कहते हैं। विरोधी प्रक्रिया में वह जैविक प्रक्रिया है जिसमें एक सूक्ष्म जीव दूसरे
के विकास को रोकता या कम करता है। एक सूक्ष्म जीव क्या कर रहा है, दूसरे के विकास को रोक रहा है, उसको प्रभावित कर रहा है, ठीक है। तो इस चीज को हम एंटागोनिज्म कहते हैं। आगे बात समझ में, इकोलॉजी का पार्ट है, बहुत अच्छी चीजें होती है। इसके अलावा और बहुत सारी होती है, हम कहते हैं भाई साथ में जीना, सह संबंध होता है, सिम्बायोसिस होता है, ठीक है। ये सब इकोनॉमी के ही वो आपके इकोलॉजी के पार्ट होते हैं, ठीक है। तो एंटागोनिज्म आपके, अब इसका फायदा क्या हुआ, तो जब वैज्ञानिकों ने थोड़ा सा रिसर्च किया तो उनको पता चला कि ट्राइकोडर्मा नाम की जो फंगस है, ठीक है, जिसको हम पढ़ते हैं कि बायो कंट्रोल में यूज करते हैं इनको, जब भी हम डिजीज का कंट्रोल करते हैं, बायो कंट्रोल करते हैं, तो उसमें किसको यूज करते हैं, ट्राइकोडर्मा को यूज करते हैं। आगे बात समझ में, तो ट्राइकोडर्मा क्या करती है, इनको पता चला कि राइजोक्टेनिया नाम का जो आपका वो है फंगस है, इस फंगस की ग्रोथ को कम करती है, ठीक है। ये क्या है, एक फंगस है जो कि रोग फैलाती है, सोइल बोर्न डिजीज पैदा करती है पौधों में, और इस जो पर्टिकुलर फंगस की जो ग्रोथ है वो किससे प्रभावित हो रही है, आपके ट्राइकोडर्मा से प्रभावित हो रही है। तभी तो हम ट्राइकोडर्मा का क्या करते हैं, सीड ट्रीटमेंट में काम में लेते हैं, ताकि वो पौधे के पास पहले से ही अपनी संख्या बढ़ा ले, और जब ये संख्या में ज्यादा होगा तो दूसरे पैथोजन इसके पास में नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये चीजें होती है। इसी प्रकार स्यूडोमोनास काम करता है, जो कि बैक्टीरियल विल्ट पैथोजन को रोकने का काम करता है। ये बैक्टीरिया है, दूसरे बैक्टीरिया को रोक रहा है, ये फंगस है, दूसरी फंगस को रोक रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो ट्राइकोडर्मा होता है वो और भी अदर स्पीसीज को भी रोकने का काम करता है। इसलिए हम स्यूडोमोनास को, ट्राइकोडर्मा को, इनको बायोकल्चर में यूज करते हैं, बायो कंट्रोल में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का आप ध्यान रखना। आज के बाद कोई पूछ ले आपको कि ट्राइकोडर्मा ही क्यों, तो इसमें क्या है, एंटागोनिज्म का गुण है, ये दूसरे के ग्रोथ को क्या करता है, सप्रेस करता है, दबाता है। तो ये इसका नेचर होने की वजह से इसको यूज किया जाता है। सोइल सोलेराइजेशन की बात करते हैं, रोगों को नियंत्रित करने की एक कल्चरल मेथड है। कैसे, हम कहते हैं कि जो आपका खेत है, ठीक है, उस खेत का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, ठीक है, यहाँ पर एक पॉलीथीन की शीट बिछा देते हैं, ठीक है। पॉलीथीन की शीट के ऊपर क्या होगा, ऊपर से जब सूर्य के प्रकाश आएगा तो पॉलीथीन शीट के अंदर प्रवेश करेगा, अंदर तो चला जाएगा लेकिन अंदर से वापस नहीं आ पाएगा, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी बढ़ जाने के कारण वापस नहीं आ पाएगा, और वापस नहीं आएगा तो ये सॉइल के टेम्परेचर को बढ़ाता है, ठीक है। और जब सॉइल का टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसमें उपस्थित जो पैथोजन है, उसमें उपस्थित जो रोगाणु है, वो सारे क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, सोलराइजेशन बोलते हैं। आपकी जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन होती है, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन होती है ना, उसमें भी इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है। जो ग्रीन हाउस होते हैं, पॉली हाउस होते हैं, उनमें इसका इस्तेमाल ज्यादा होता है, क्योंकि ग्रीन हाउस नॉर्मली गर्म रहता है, ठीक है। तो ये चीजें देखी जाती है, पॉली हाउस ये गर्म ही रहते हैं। मिट्टी का सौंदर्यकरण, सौर्यकरण का मतलब है भाई सीधा सौंदर्यकरण नहीं है, ये सौर्यकरण यानी कि सूर्य की किरणों से क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जैविक विधि है, या हम कह सकते हैं कृषक विधि है एक तरह की। क्या है, कृषक विधि है, जिसमें गर्म मौसम में मिट्टी को पारदर्शी प्लास्टिक से ढककर सूर्य की गर्मी से रोगजनक सूत्रकृमियों और खरपतवारों के बीजों को नष्ट किया जाता है, ठीक है। सबको हम सूत्रकृमि के लिए भी काम में लेते हैं। और ये तो पूछा भी जाता है कि जो आपकी प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन है, जिसमें हम ग्रीन हाउस, पॉली हाउस की बात करते हैं, वहां पर क्या होता है, 1-2 साल खेती करने के बाद में ये प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है कि सूत्रकृमि वहां बढ़ जाते हैं, ठीक है, सूत्रकृमि बढ़ जाते हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि जब मिट्टी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो सूत्रकृमि अपने आप को वहां पर जो है सहन नहीं कर पाएगा और वो मर जाएगा, उस टेम्परेचर को सहन नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये चीज है। लाभ क्या है, तो ये रिड्यूस करता है पैथोजन पॉपुलेशन को, और एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड है, ठीक है। किसी प्रकार की कोई दवाई का इस्तेमाल नहीं करना पड़ रहा है, किसी प्रकार की और प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ रहा है, बेसिक चीज है, इसलिए इको फ्रेंडली है, एनवायरमेंट में आसानी से इस्तेमाल की जाती है। फुट रोट एंड रूट नॉट की बात हम कर लेते हैं, ठीक है। फुट रोट की बात करें तो देखो, रोट का मतलब मैंने कई बार बताया है, ठीक है। रोट का मतलब होता है आपका गलना, सड़ना, गल जाना या सड़ जाना, सड़ जाना। और नोट का मतलब होता है गांठ। क्या होता है, गांठ, नोट लगाना। आपने कहा नोट लगा दी, ठीक है, तो वो चीज होती है गांठ लगाना। तो गांठें पड़ जाती है, ठीक है। तो रूट से और फुट से संबंधित, फुट का मतलब जब आपका जो तने का नीचे वाला भाग है, स्टेम का जो नीचे वाला भाग है, मुख्य रूप से ये पपाया में होता है ये रोग,
कहाँ पे होता है? पपाया में, जो आपका पपीता होता है ना उसमें। तो पपाया में क्या होता है कि ये क्या करता है, इसकी वजह से आपका जो पपाया का जो नीचे से यहाँ से तना जो होता है ना जड़ क्षेत्र के बिल्कुल टच में, यहाँ से सड़ना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज को हम कहते हैं फूट रोट। पौधे की जड़ तने के आधार को गलाकर पौधे को मुरझाने और मरने के कारण बनते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका फ्यूजेरियम हो गया, जैसे कि आपका फाइटोफथोरा हो गया, ये क्या करते हैं, ये ऐसा ही काम करते हैं। दूसरी तरफ आपका रूट नॉट है, तो ये आपके नेमेटोड से संबंधित डिजीज है। ठीक है, नेमेटोड से होने वाली डिजीज है, और टमाटर में देखने को मिलती है, बैंगन में देखने को मिलती है, मिर्च में देखने को मिलती है, कई प्रकार की जो सब्जियां होती है उनमें ज्यादा देखने को मिलती है। रूट नॉट सूत्रकृमि के कारण जड़ों पर गांठ बनता है, जिससे कि पोषक तत्वों का अवशोषण प्रभावित होता है। पोषक तत्वों को ऊपर नहीं जाने देते हैं, खुद ही जो सूत्रकृमि है वो खाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, लीफ कर्ल की बात करें तो वायरस से होने वाली डिजीज है। कर्लिंग जहां भी दिखाई दे, वायरस से होने वाली डिजीज अधिकतर वायरस से ही होती है, पहली बात। दूसरी बात, अधिकतर सफेद मक्खी से ही जो है फैलाई जाती है। ठीक है, अधिकतर सफेद मक्खी से ही फैलाई जाती है, दोनों चीजें ध्यान रखना। जिसमें पत्तियां क्या हो जाती है, मरोड़कर मोटी पीली हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार की जो ऐसी संरचना है, ऐसे तितर बितर हो जाएगी, मतलब एक एग्जैक्ट संरचना अच्छी नहीं रहेगी उसकी। ठीक है, जैसी संरचना होनी चाहिए पत्ती की वैसी नहीं रहती है, वो इधर उधर की संरचना बन जाती है और कर्लिंग आ जाती है, मोड़ आ जाते हैं उसमें। ठीक है, मुड़कर ऐसे जो है कर्ल हो जाती है, ऐसे ऐसे दिखाई देती है। ठीक है, ये चीजें हैं। मैनेजमेंट, यूज रेजिस्टेंस वेराइटी, कंट्रोल व्हाइट फ्लाई पॉपुलेशन। जब हम व्हाइट फ्लाई को कंट्रोल कर लेंगे तो वायरस की डिजीज ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगी, क्योंकि वायरस खुद तो ट्रांसफर होता ही नहीं है ना, वो तो किसके द्वारा ट्रांसफर हो रहा है, आपके सफेद मक्खी से ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। फिर आगे बात करते हैं ज्वार का एंथ्रेक रोग। ठीक है, एंथ्रेक रोग की बात करें तो सीधा सीधा हम ये कहेंगे कि पहली बात तो ये क्या करता है, रोग में पत्तियां और तनों पर गहरे धब्बे बन जाते हैं। ठीक है, पहली बात तो क्या रखोगे कि ये भी आपके किससे, फंगस से ही होने वाली डिजीज है, ध्यान रखना। ठीक है, किससे होने वाली डिजीज है, फंगस से। और लक्षण में क्या होगा, पत्तियां और तनों पर गहरे धब्बे बन जाते हैं, जो कि पैदावार को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो ये आपकी चीज है, अलग अलग जगह देखने को मिलती है। यहाँ पर आपके सोरगम के लिए बोल रखा है। ठीक है, सोरगम के अलावा और भी जो है कई जगह पर आपकी कई सब्जियों में दिखाई देती है, जैसे मिर्च में दिखाई देती है। ठीक है, तो एंथ्रेक्नोज इंपोर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखना है इसका। कोगल ऑर्गेनिज्म आपका कोलेट्राइकम, ठीक है, कोलेटोट्राइकम है का। आगे बात करते हैं ट्राइंगल की। अब देखो, ट्राइंगल और टेट्राहेड्रन दोनों को समझना है और बहुत ही ध्यान से समझना है। कैसे समझोगे, तो जब भी आपका कोई रोग होता है, ठीक है, जब भी आपका कोई रोग होता है तो रोग में तीन चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। पहला तो रोग होने के लिए वो प्लांट होना जरूरी है। ठीक है, पहला रोग होने के लिए भाई कौन से प्लांट में रोग होगा, तो होस्ट होना जरूरी है। पहली बात तो हम क्या बोलते हैं कि होस्ट होना, परपोषी होना जरूरी है। दूसरी बात आपका हम कहेंगे कि होस्ट के अलावा पैथोजन जो फैलाने वाला है वो होना भी जरूरी है। ठीक है, पैथोजन होना भी क्या है, जरूरी है। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हो गई। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि एनवायरमेंट वैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि गर्मियां पड़ रही है, पैथोजन भी है और वो पौधा भी है, लेकिन फिर भी रोग नहीं हो रहा है, क्योंकि गर्मियों का मौसम चल रहा है। ये रोग तो सर्दियों के टाइम पे या बारिश के टाइम पे होता है। ठीक है, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ऑफ सीजन में या मौसम खराब है उन परिस्थितियों में भी रोग हो जाता है। ठीक है, रोग की संभावना बहुत कम रहती है। तो कभी भी रोग होने के लिए ये तीनों चीजें सही होना जरूरी है। पैथोजन का बिल्कुल विरुलेंट होना जरूरी है। विरुलेंट का मतलब अधिक आक्रामक। पैथोजन क्या करे, जल्दी से आक्रमण करे और रोग फैलाए, ऐसा नेचर पैथोजन का होना चाहिए। होस्ट का जो है पैथोजन, होस्ट कैसा होना चाहिए, ससेप्टिबल होना चाहिए, यानी कि इसमें जल्दी से रोग हो जाए, ये कमजोर होना चाहिए। ठीक है, तीसरी बात, एनवायरमेंट आपका फेवरेबल होना चाहिए। ठीक है, एनवायरमेंट ऐसा होना चाहिए कि पैथोजन की मदद करे रोग फैलाने के लिए, तब जाके आपका रोग एस्टेब्लिश हो जाता है, फैल जाता है। और इसी चीज को, इन तीनों चीजों को मिलाकर हम डिजीज ट्राइंगल कहते हैं। बन गया ना ट्राइंगल। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ट्राइंगल दिखाई दे रहा है ना,
तो ये तीनों होना जरूरी है। और तीनों का हम ये कहते हैं कि कंडीशन भी होती है कि कैसा होना चाहिए, एनवायरनमेंट फेवरेबल होना चाहिए, पैथोजन विरुलेंट होना चाहिए, होस्ट आपका कैसा होना चाहिए, होस्ट आपका ससेप्टिबल होना चाहिए, उसमें जल्दी से रोग हो जाए, सहनशील होना चाहिए वो, ठीक है, तब जाकर आपका रोग होता है। तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन फिर क्या हुआ, जो आपका फोर्थ फैक्टर है वो बाद में जोड़ा गया। पहले ये तीन ही फैक्टर थे, लेकिन बाद में फिर एक और एडिशनल के तौर पे एक और समय को और ऐड किया गया, ठीक है। कहा कि कुछ टाइम भी जो है इंपॉर्टेंस रखता है। एक चौथा फैक्टर क्या होता है, टाइम होता है। और ये भी इंपॉर्टेंस रखता है कि एक फिक्स टाइम लगता है, ठीक है, रोग को एस्टेब्लिश होने में, रोग को जो स्थापित होने में एक फिक्स अंतराल का टाइम लगता है, वो जरूरी होता है। तो उस चीज को हमने टाइम कहा। अगर वो टाइम नहीं मिलता है, ठीक है, तो फिर रोग नहीं होता है। तो चौथी चीज हमारी क्या है, वो टाइम होना जरूरी है। ये बातें भी ध्यान रखोगे, ठीक है। तो इस चीज को हम तीनों को मिलाकर तो डिजीज ट्रायंगल, और चौथा जो पैरामीटर हम डालते हैं वो आपका फिर जो है आप डिजीज टेट्राहेड्रन हो जाता है, ठीक है। तो इन तीनों का आप ध्यान रखोगे, इनको डिजीज ट्रायंगल हम कहते हैं। फिर आ जाता है आपका बंची टॉप ऑफ बनाना। देखो, बंची टॉप ऑफ बनाना, पहली बात तो वायरस से होने वाला रोग है, ठीक है। किससे होने वाला है, वायरस से होने वाला रोग है। दूसरी बात, बहुत ही खतरनाक रोग है, ठीक है। क्या है, खतरनाक रोग है। बंची टॉप विषाणु जनित रोग है, जिसमें पत्तियां क्या हो जाती है, संकरी हो जाती है, छोटी हो जाती है, और पौधा झाड़ी जैसा दिखाई देता है। अब झाड़ी जैसा क्यों दिखाई देता है, क्योंकि पत्तियां जो है अलग अलग, हम कहते हैं कि संरचनाओं में बदल जाती है, ठीक है। पत्तियां क्या हो जाती है, अलग अलग संरचनाओं में बदल जाती है। अब नॉर्मल यदि केले की बात करें हम, तो नॉर्मल केले में क्या होता है, मान लो ये मेन स्तंभ जो तना है वो है, और यहाँ से जो है पत्तियां ऐसे चारों ओर बिखरी हुई है। इसको हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पर जो है आपके केले लगे हुए हैं, ठीक है। इस प्रकार का पौधा होना चाहिए। लेकिन एक तो ये यहाँ पर टॉप में स्टार्ट होगा सबसे पहले, और जैसे ही ये रोग होता है, पत्तियां कैसी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, और पत्तियां छोटी होकर आपके जो है चारों ओर सही ढंग से व्यवस्थित नहीं होगी, ठीक है। चारों ओर क्या हो जाएगी, आपके तितर बितर हो जाएगी। हम ये कह सकते हैं कि उनका ना तो कोई फिक्स आकार रहेगा, ना फैलने की फिक्स जगह रहेगी, और इसके वजह से जो पौधा है आपका कैसा दिखाई देगा, गुच्छा मुच्छा सा दिखाई देगा, झाड़ी जैसा दिखाई देगा। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, बंची टॉप बोलते हैं। आ गई बात समझ में। तो ये चीज आप ध्यान रखोगे, केले में होने वाला रोग है और वायरस से होता है। इसके बाद में आ जाता है डिजीज साइकिल। देखो, डिजीज ट्रायंगल को और डिजीज साइकिल को कभी भी एक मत समझना। ट्रायंगल उन फैक्टर्स को बताने का काम करता है जो कि डिजीज स्थापित होने के लिए जरूरी होते हैं, ठीक है। और साइकिल पूरे डिजीज चक्कर को बताता है। कैसे बताता है, जैसे मान लो सबसे पहले स्टेप्स की बात करते हैं, ठीक है। पहली बात तो इसकी परिभाषा की बात कर लेते हैं। रोग चक्कर जो होता है वो रोगजनक के संक्रमण, प्रसार और अस्तित्व की प्रक्रिया को दर्शाता है, ठीक है। यानी कि इन्फेक्शन कैसे हुआ, फिर वो आगे पौधों में कैसे फैला, और फिर अगली पीढ़ी तक कैसे जीवित रहा, अगली फसल तक कैसे जीवित रहा, इस प्रक्रिया को बताने का काम क्या करता है, डिजीज साइकिल करता है। और आपके जो ये एग्जाम है, इसमें बड़े क्वेश्चंस में डिजीज साइकिल पूछा भी जाता है, ठीक है। इसलिए आपके लिए ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। इसको कैसे लिखा जाता है, देखो, डिजीज साइकिल को लिखने के लिए आप दो तीन चीजें इस्तेमाल कर सकते हो। या तो आप एक उनका चित्र बना सकते हो, ठीक है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। सबसे पहले आप कहते हो कि प्राथमिक जो आपका इन्फेक्शन है, संक्रमण है, वो कैसे हुआ, उसके बाद में उसका प्रसार कैसे हुआ, ठीक है। प्रसार के बाद फिर आप कहोगे कि द्वितीय संक्रमण कैसे हुआ, ठीक है। और फिर आगे जाकर जो ये रेजिड्यू है वो किसके रूप में पड़ा रहा, ठीक है। इस प्रकार से एक जो है आप चित्र बना सकते हो। लेकिन इससे भी अच्छा आप सीधा सीधा हेडिंग डाल के ही कि प्राथमिक संक्रमण, प्रसार, द्वितीय संक्रमण, ये सारी चीजें डायरेक्ट ही लिखकर आप जो है वो कर सकते हो, आसानी से दर्शा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उन्हीं चीजों को आप यहाँ पर देखो, संक्रमण, संक्रमण में दो चीजें होती है, प्राथमिक संक्रमण और द्वितीय संक्रमण, दोनों का ध्यान रखना है। पेनिट्रेशन यानी कि प्रवेश कैसे करता है, प्रवेश का मतलब यह हो गया कि पौधे के अंदर कैसे जाएगा। भाई मान लो यदि फंगस है, और फंगस जो है आपकी कैसे जाएगी, वो डायरेक्ट पेनेट्रेट करेगी, ठीक है। फंगस में हाइपी होती है, और हाइपी में छोटी छोटी जो है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो ये क्या करती है, जड़ के अंदर या पत्ती के पास में है तो पत्ती के अंदर अपनी ट्यूब घुसा देती है,
ठीक है। अंदर घुसाकर कोशिका के अंदर घुसाकर वहां से रस लेना स्टार्ट कर देती है और एक बार प्रवेश करने के बाद में सभी कोशिकाओं में फैल जाती है, अपना जाल फैला लेती है चारों ओर। ठीक है, तो ये इनका तरीका होता है। तो पेनिट्रेशन भी आपको बताना है कि फैलती कैसे है, फिर अपना विस्तार कैसे करेगी, ठीक है, वही प्रसार की बात, फिर रिप्रोडक्शन कैसे करेगी, स्पोर बनते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है, और फिर इनका अस्तित्व कैसे रहेगा, यानी कि अगले सीजन के लिए ये अपने आप को कैसे बचा के रखेगी, क्या किसी कोलेटरल होस्ट पे रहेगी, यानी कि दूसरे होस्ट के रूप में रहेगी, या फिर ये मिट्टी में स्पोर के रूप में पड़े रहेंगे, निष्क्रिय स्पोर है, बीजाणु है, वो पड़े रहेंगे, ठीक है, या मान लो वो माइसीलियम के रूप में जो पुराने अपशिष्ट है, अपशिष्ट पौधे हैं, उन अपशिष्ट भागों के रूप में पड़ी हुई है खेत में, ठीक है, तो ये इनका सर्वाइवल होता है। ठीक है, तो इन सभी चीजों का जो है बताने का तरीका ही आपका क्या होता है, डिजीज साइकिल को बताता है। ये सारी चीजें हम कवर कर लेते हैं तो डिजीज साइकिल कवर हो जाता है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि संक्रमण कैसे हुआ और संक्रमण आगे कैसे बढ़ा और द्वितीयक संक्रमण कैसे हुआ, विस्तार कैसे हुआ, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो इन दोनों को जरूर कवर करोगे आप डिजीज साइकिल में। उसके बाद में आ जाते हैं बायो कंट्रोल क्या होता है। तो हम ये कहते हैं कि जो आपके रोगजनक है उनको 3 प्रकार से कंट्रोल किया जाता है, एक तो कल्चर प्रैक्टिस करके, एक केमिकल का यूज करके, और एक बायो कंट्रोल्स का यूज करके, ठीक है, बायोलॉजिकली मेथड्स का यूज करके। तो यहाँ पर जब बायोलॉजिकल मेथड्स में हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे नेचुरल ऑर्गेनिज्म, फंगस, बैक्टीरिया, इंसेक्ट जो कि मैनेज करते हैं प्लांट पैथोजन को, प्लांट के रोगों को मैनेज करते हैं, उनको रोकते हैं, उसको हम बायो कंट्रोल कहते हैं। ठीक है, यदि फंगस का आपको एग्जाम्पल बताऊं तो आप कहोगे ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा, ठीक है। यदि बैक्टीरिया का एग्जाम्पल बताऊं तो स्यूडोमोनास, ठीक है, स्यूडोमोनास। इंसेक्ट का एग्जाम्पल बताऊं, ऐसे इंसेक्ट जो कि रोगों को नियंत्रित करते हैं, तो याद करो, यदि मैं इंसेक्ट का एग्जाम्पल बताऊं तो इंसेक्ट क्या करते हैं, जैसे कि आपका लेडी बर्ड बिटल, लेडी बर्ड बिटल, ये क्या करता है, तो ये आपके जो मोला है जिसको हम कहते हैं कि एफिड, ठीक है, तो जो एफिड है इसको कंट्रोल करता है। अब एफिड से होने वाली डिजीज ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगी। हाँ जी, तो ये बातें हैं, तीनों एग्जाम्पल आपको ध्यान भी रखने हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, सीधी सी बात है कि आपका ट्राइकोडर्मा काफी इंपॉर्टेंट होता है, स्यूडोमोनास काफी इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है, और लेडी बर्ड बिटल इसको आप जानते होंगे, रिंजगे के खेत में छोटा छोटा लाल कलर का सा एक बिटल होता है जिसपे काले काले धब्बे छोटी छोटी बूंदों के रूप में, बहुत ही सुंदर कीट है, और ये मान लो हमारे लिए तो वरदान ही है क्योंकि ये क्या करता है, आपके उसको खाने का काम करता है, जो आपका एफिड है उसको खाता है, मोइले को खाता है। ठीक है, इसके बाद में आ जाता है टुंगरू। टुंगरू की बात करें तो यहां पर यू कर लेना, TUNGRO, ये टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, यहां पर बात करें तो ये वायरस से होने वाली डिजीज है जो कि मुख्य रूप से अफेक्ट करती है किसको, आपके लेग्यूम्स को। ठीक है, और इसकी वजह से होगा क्या, आपके जो है लीफ कर्लिंग है, येलोविंग है, रिड्यूस ऑफ ग्रोथ है, ये सारी देखने को मिलती है। ठीक है, तो ध्यान रखना, लेग्यूम में तो नहीं बोल सकते हम, ठीक है, लेग्यूम में टुंगरो कहाँ होता है, लेग्यूम में नहीं होता है, हम कहते हैं ये वीट में होता है। ठीक है, किसमें होता है, वीट में होता है, इसको ध्यान रखना थोड़ा सा। ठीक है, और मैं कंफर्म करके आपको बता दूंगा। मिल्ड्यू की बात करते हैं, मोजेक की बात करते हैं। देखो, मिल्ड्यू और मोजेक दोनों ही आपके जो है रोग है, और मिल्ड्यू को हम ये कहते हैं, जैसे पाउडरी मिल्ड्यू सुना होगा, डाउनी मिल्ड्यू सुना होगा, इसका मतलब ये होता है फंगस से। ठीक है, किससे होता है, कवक से होता है, लेकिन मोजेक आपके किससे होता है, वायरस से होता है। आगे बात समझ में, मोजेक किससे होता है, वायरस से होता है। तो दोनों के बारे में ही देख लेते हैं। जो फंगल डिजीज है क्यूज करती है पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, ग्रोथ ऑफ प्लांट सरफेस। यदि पाउडर के फॉर्म में पत्तियों के ऊपर पाउडर दिखाई दे रही है तो पाउडरी मिल्ड्यू हो जाता है, और पत्तियों के नीचे यदि कोटनी ग्रोथ दिखाई देती है तो डाउनी मिल्ड्यू हो जाता है। इसकी मोजेक की बात करें तो वायरस से होने वाली डिजीज है मोल्टिंग, डिस्कलरेशन, लीव्स ऑफ रिड्यूसिंग
जो फाइटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस है, उसको कंट्रोल करता है, उसको कम कर देता है। ठीक है, तो दोनों समझ में आ गई, मिल्ड्यू और आपका मोजेक दोनों एक जैसे हैं, अंतर भी आ सकते हैं, ध्यान रखना है, अंतर भी पूछे जा सकते हैं, और जो है आपके डेफिनेशन तो बेसिकली जरूर पूछी जा सकती है। इसके बाद में आपका दूसरा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें हम बात करते हैं डिफरेंसेज की। किसकी बात करते हैं? डिफरेंसेज की। और देखो डिफरेंस में होता क्या है, तो हम ये कहते हैं कि एक डिफरेंस होता है मोनोसाइक्लिक और दूसरा होता है पॉलीसाइक्लिक, दोनों चीजें होती है। ठीक है, मोनोसाइक्लिक और पॉलीसाइक्लिक। अब देखो मोनोसाइक्लिक क्या चीज है, तो मोनोसाइक्लिक के हम ये कहते हैं कि ये जो आपका है प्रत्येक बढ़ने के मौसम में एक संक्रमण चक्र पूरा होता है। ठीक है, यानी कि ये जो आपका मोनोसाइक्लिक होता है ये एक सीजन के अंदर एक ही अपना जीवन चक्र कंप्लीट कर पाता है। एक जीवन चक्र का मतलब हो गया ये जो है जीवित होता है, मतलब बनता है नया, फैलता है, अपना जो रिप्रोडक्शन है वो करता है और फिर मर जाता है। ये जो पूरी प्रोसेस होती है इसमें सिर्फ एक ही जो है आपका हम कह सकते हैं कि सीजन गुजरता है, एक ही फसल का सीजन गुजरता है। ठीक है, वो मोनोसाइक्लिक होते हैं। ठीक है, तो ये जो मोनोसाइक्लिक है ये आपके इतने खतरनाक नहीं है। रोग की तीव्रता प्रारंभिक संक्रमण पर निर्भर करती है। यदि प्रारंभ में बहुत तेजी से फैल रहे हैं तो फसल को प्रभावित करते हैं, लेकिन द्वितीय संक्रमण इतना होता नहीं है इनमें, क्योंकि जो चक्कर है वो एक ही हो रहा है, तो द्वितीय संक्रमण की संभावना भी कम है। दूसरा है स्प्रेड, ये धीरे धीरे फैलेंगे और आमतौर पर कम पौधों को प्रभावित करते हैं। तो मोनोसाइक्लिक होने का यही तो मतलब है, क्योंकि वो एक साइकिल कंप्लीट करने में ही एक सीजन जो है पूरा कर देंगे, तो उसमें ये ज्यादा फैल नहीं पाएंगे। ठीक है, इसका कुछ उदाहरण है जैसे रोट हो गया, जड़गलन हो गया, डाउनी मिल्ड्यू हो गया। ठीक है, इसके अलावा आपके पत्ता गोभी का क्लब रूट हो गया, ये सारे इसी में आते हैं। पॉलीसाइक्लिक की बात करते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट उनसे अलग होते हैं। ये एक ही बढ़ने के मौसम में कई चक्कर पूरे कर लेते हैं। इसका मतलब जब एक ग्रोविंग सीजन है, ठीक है, एक फसल उगाई जा रही है, उसमें अपने कई जीवन चक्कर कंप्लीट कर लेते हैं। जल्दी जल्दी जनन करेंगे, जल्दी जल्दी बढ़ेंगे, ठीक है, नई संततियां पैदा करेंगे, उनमें भी फिर जनन होगा, उनके संततियां पैदा होगी। इस प्रकार से एक कंटिन्यू लंबा मेथड चलता रहता है। ठीक है, तीव्रता की बात करें तो रोग तीव्रता रोगजनक के तेजी से बढ़ने के कारण बढ़ती है। ठीक है, रोग की तीव्रता किसके कारण हो रही है? रोगजनक के तेजी से बढ़ने के कारण हो रही है। यह रोग तेजी से फैलता है और बड़े क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। क्या करेगा? तेजी से फैलेगा और बड़े क्षेत्र को प्रभावित करेगा। इसका मतलब समझ रहे हो? ये पहली बात तो एक पौधे से दूसरे पौधे में जाने में टाइम नहीं लगाएगा, जल्दी से फैल जाएगा, स्पोर के द्वारा, हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, कैसे भी फैलेंगे लेकिन जल्दी से फैल जाएंगे और पूरे खेत में ही चारों ओर फैल जाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें देखने को मिलती है, बड़े क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि पड़ोसी के खेत में से आपके खेत में रोगजनक आ जाए। ठीक है, तो ये चीजें होती है आपके पॉलीसाइक्लिक डिजीज में आती है। इसमें एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हो, मुख्य रूप से जो पाउडरी मिल्ड्यू है, पाउडर जो होती है वो उड़ उड़ के जाती है। ठीक है, पाउडरी फॉर्म होती है, जो पाउडर्स होती है वो उड़कर क्या चली जाती है? दूसरी जगह, वहां जाकर फैल जाती है। जो रस्ट होता है वो भी उड़ता है, उसके पस्ट्यूल्स में से स्पोर निकलते हैं, वो उड़ते हैं। और रस्ट के लिए तो आप याद रखो, ये रस्ट है ना, स्टार्टिंग में हम ये कहते हैं कि जो जम्मू कश्मीर आपका ऊपर, जम्मू कश्मीर से नीचे जब आते हैं हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड वाला जो एरिया है, इसमें बहुत ज्यादा होता है रस्ट। ठीक है, और रस्ट वहां से उड़कर आता है राजस्थान में, रिन में, यहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाता है। रस्ट का जो पैथोजन है वो सरवाइव नहीं कर पाता है राजस्थान की क्लाइमेट में। ठीक है, वहां पर सरवाइव करता है और इसका जो जीवन चक्र है ये पूरा इसी क्षेत्र में घूमता है। हम ये कहते हैं वहां से उड़कर ये क्या कहाँ आता है? राजस्थान में आता है, यहाँ आकर फिर अपनी संतति बढ़ाता है। ठीक है, तभी तो वहां से आते आते हमारे वहां पर फैलेगा और वहां से उड़कर यहाँ आएगा, तब तक हमारा जो ग्रोविंग सीजन है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तब हमारा जो ये गेहूं है ये कम प्रभावित होता है रस्ट से। ठीक है, रस्ट लोग जानते ही नहीं है, लेकिन वहां पर बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। आ गई बात समझ में? लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो की बात करें तो आलू का विलंबित झुलसा रोग, इसका मतलब हो गया ये भी आपका एक पॉलीसाइक्लिक डिजीज है, जल्दी से फैलती है। ठीक है, दोनों का आप ध्यान रखोगे। इसके बाद में दूसरा अंतर है डाउनी मिल्ड्यू और पाउडरी मिल्ड्यू में। दोनों मिल्ड्यू थी, ठीक है, फंगस से होने वाली डिजीज है दोनों। तो इनमें क्या अंतर होगा? पहली बार डाउनी मिल्ड्यू की बात कर लेते हैं। जो आपके
वो ओमाइसीटीज है, ठीक है, ओमाइसीटीज है जो कि वाटर मोल्ड होते हैं, इनके द्वारा जब फैलता है, ठीक है, वो आपका कौन सा होता है, डाउनी मिल्ड्यू होता है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं तो ये दिखावट में आपको पत्तियों के नीचे सफेद से भूरे रंग का रोएदार विकास, रोएदार विकास का मतलब जो आपका होता है ना, हम कहते हैं कि कोटनी ग्रोथ, ठीक है, कैसी ग्रोथ है, कॉटन के समान जो ग्रोथ होती है वो दिखाई देती है। शीतल और नम वातावरण को पसंद करता है, ठीक है, शीतल और नम वातावरण में फैलता है। नॉर्मली आप देखो कहाँ जो क्रूसीफेरी है, ठीक है, जो क्रूसीफेरी है उसमें ज्यादा फैलते हैं ये। क्रूसीफेरी की जो क्रॉप है, जैसे मूली हो गई, जैसे आपके हम कहते हैं मूली के अलावा और क्रूसीफेरी में सरसों हो गई, सरसों में जो है आपके पाउडरी मिल्ड्यू होता है और खूब होता है, ठीक है, तो इसमें आपको ज्यादा देखने को मिलता है। आगे बात समझ में। होस्ट प्लांट की बात करें तो ये ग्रेप्स में, कुकुम्बर्स में, ओनियन में, इनमें तो होता ही है, साथ में ध्यान रख लेना कुकुरबिटेसी में भी होता है। मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं तो फंजीसाइड रेजिस्टेंट क्रॉप और प्रॉपर वेंटिलेशन काम में लेते हैं। इसके बाद में आ जाता है पाउडरी मिल्ड्यू। अच्छा वो डाउनी मिल्ड्यू था क्या, सॉरी, पाउडरी मिल्ड्यू क्रूसीफेरी में होता है, ठीक है, ध्यान रखना, मैंने वो पाउडरी मिल्ड्यू समझ लिया था। पाउडरी मिल्ड्यू है ना, किस में होता है, क्रूसीफेरी में होता है, डाउनी मिल्ड्यू नहीं होता है, डाउनी मिल्ड्यू तो आपके उसी में होगा। ये आपके एस्कोमाइसिटीज से होता है, पहली बात तो, ठीक है, किससे होता है, एस्कोमाइसिटीज से। दूसरी बात, इसमें आपको क्या दिखाई देगा, पत्तियों के ऊपर सफेद चूर्ण दिखाई देगा, धब्बे जैसी संरचना, और गर्म और शुष्क वातावरण को ये पसंद करते हैं, ठीक है, कौन से वातावरण को, गर्म और शुष्क वातावरण को ये पसंद करते हैं। यदि हम बात करें तो ये आपके कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे, एक तो आम में, गेहूं में, गुलाब में, इसके अलावा लौकी वर्गीय में, और यहाँ पर ध्यान रख लेना कुकुरबिटेसी में भी फैलता है, ठीक है। गंधक आधारित फफूंदनाशक और कृषि विधियां हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। जिन जिन फंजीसाइड में सल्फर का उपयोग किया जाता है उनके लिए हम क्या काम में लेते हैं, पाउडरी मिल्ड्यू में काम में लेते हैं, जैसे कि केराथेन हो गया, केराथेन को पाउडरी मिल्ड्यू के लिए काम में लेते हैं, तो ध्यान रखना इसका। इसके बाद में बात करते हैं दो रोगों में अंतर है। कोई से भी दो रोगों में अंतर पूछे आपको बिल्कुल बेझिझक होकर एग्जाम जो है लिख के आना है, क्योंकि ये इजी क्वेश्चन होता है, इसमें घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। पहले तो लिखो आप पैथोजन, ठीक है, जैसे राइजोबियम जो रोट है वो किसकी वजह से, पीथियम की वजह से हो रहा है, तो आराम से लिख के आओ कि पीथियम प्रजाति से हो रहा है। फिर एक दो इसके लक्षण लिख दो, परकंद नरम और गला हुआ हो जाता है, पत्तियों का पीला पड़ना और मुरझाना दिखाई देता है, ठीक है, सड़े हुए परकंद से दुर्गंध आती है। इसके अलावा स्थिति की बात करें तो अत्यधिक नमी और जल भराव वाली मिट्टी में ये देखने को मिलता है, ठीक है। मैनेजमेंट, वेल ड्रेनेड सोइल जरूरी होती है, यानी कि अच्छे से पानी निकाल दिया जाए, ऐसी सोइल होना जरूरी है, ठीक है। डिजीज फ्री राइजोम होना जरूरी है, जो हम राइजोम काम में लेते हैं, क्योंकि अदरक को कैसे जो है प्रोपोगेट करते हैं, तो अदरक को जो अदरक होती है पहले से जो राइजोम है उसी को चोबते हैं, उसी को लगाते हैं, ठीक है, तो उसी से फैलता है। यदि वो रोग युक्त है तो फैलेगा, और हम फंजीसाइड जैसे मेटालेक्सिल उपयोग में ले सकते हैं। डाइबेक की बात करें तो आपका डाइबेक जो है मुख्य रूप से ये आपके हम कहते हैं कोलेटोट्राइकम और डिप्लोडिया, क्या नाम है, एक तो डिप्लोडिया स्पीसीज और एक कोलेटोट्राइकम, ये दोनों स्पीसीज आपके क्या कर रही है, ये फंगस के रूप में काम कर रही है, किसमें, आपका ये जो डाइबेक है इसमें, ठीक है, ध्यान रखना है। आ गई बात समझ में। इसके बाद में आगे चलते हैं, ये आपके डालियों का सिरे से झुकना, ठीक है, डालियों का क्या हो जाता है, सिरे से झुकना, पत्तियां पीली पड़कर समय से पहले गिर जाना, तनों पर गोंद निकलना और दरार पड़ना, ये इसके जो है मुख्य लक्षण होते हैं। स्थितियों की बात करें, सूखा और यांत्रिक जो चोट होती है उसकी वजह से ये फैलते हैं, ड्राई कंडीशन में फैलेंगे, और इसमें जो आपके मैकेनिकल इंजुरी है उसकी वजह से फैल सकते हैं। प्रबंधन में आप प्रभावित भागों के छटाई कर सकते हो और कॉपर फंजीसाइड इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, कॉपर फफूंदनाशक जो है उनका उपयोग करोगे, उचित पोषण और सिंचाई सुविधा करोगे, और ये सारी चीजें आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद में अंतरों के बाद में आपके आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, और वो रहता है टिप्पणी वाला, कि कमेंट करना है, शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, ये सारी बातें एक ही होती है, संदर्भ में समझाइए, कमेंट कीजिए, शॉर्ट में बताइए, ठीक है। ये सारी बातें क्या होती है, पांचवें क्वेश्चन में ही देखने को मिलती है, और यहाँ पर सबसे पहले देखने को मिलेगी आपको पहली डिजीज, जिसका नाम है, ठीक है, जिसका नाम क्या है आपका, येलो विंग मोजेक, यानी कि येलो मोजेक ऑफ ओकरा, ठीक है, क्या है, येलो मोजेक ऑफ ओकरा यानी कि भिंडी। तो इसकी हम बात कर लेते हैं। अब देखो जहां पर भी मोजेक लिखा हुआ आ जाए, ठीक है, जहां पर भी मोजेक लिखा हुआ आ जाए, इसका मतलब पहली बात तो ये वायरस से होने वाली डिजीज होती है, ठीक है, विषाणु से होने वाली डिजीज होती है, पहली बात। दूसरी बात,
वायरस आपके उसी के नाम से बनेगा, जैसे यहाँ पर ओकरा येलो वेन मोजेक वायरस, ठीक है, यानी कि ओकरा के अंदर जो येलो कलर की वेन्स है वो आपके मोजेक वायरस की वजह से हो रही है, ठीक है, तो इसलिए इसका नाम पूरा ये हो गया। ट्रांसमिट किसके द्वारा हो रहा है? बेमेसिया टेबेकी द्वारा, यानी कि सफेद मक्खी द्वारा ये ट्रांसफर होता है, ठीक है, ध्यान रखना है कि ट्रांसफर किसके द्वारा हो रहा है? आपके बेमेसिया टेबेकी द्वारा ट्रांसफर हो रहा है, तो इसको भी ध्यान रखोगे। फिर बात करते हैं सिम्टम्स की। तो सिम्टम आपके जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि आपके पत्तियों की जो सिराएं हैं, पत्तियों के अंदर जो धारियां हैं वो कैसी हो जाएगी? पीली हो जाएगी और मोजेक पैटर्न दिखाई देगा, ठीक है। इसके अलावा पौधा अपनी ग्रोथ रुक जाएगी, छोटा रह जाएगा, पत्तियां फलियां विकृत हो जाती है, उपज में भारी कमी आती है। और प्रबंधन कैसे कर सकते हैं? तो प्रबंधन के लिए हम कहेंगे कि वायरस मुक्त बीजों का प्रयोग करेंगे पहली बात तो, ठीक है। किसका यूज करेंगे? वायरस मुक्त बीजों का। इसका मतलब आपने जो बीज काम में लिए हैं उनमें पहले वायरस वाली ये डिजीज नहीं हुई हो, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसके बाद में व्हाइट फ्लाई को कंट्रोल करेंगे इंसेक्टिसाइड जैसे कि इमिडाक्लोरोपिड हो गया, ठीक है, इसके अलावा डाइमिथोएट हो गया, इनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं और आपके जो ये है व्हाइट फ्लाई है इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। प्लांट रेजिस्टेंस वेराइटी भी हम लगा सकते हैं, जो आपका रोग है उसके प्रति रेजिस्टेंट वेराइटी भी लगा सकते हैं। इसके बाद में आती है अर्ली ब्लाइट ऑफ टोमेटो, ठीक है। अर्ली ब्लाइट ऑफ टोमेटो का क्या मतलब हुआ? तो हम ये कहते हैं कि जो आपका ब्लाइट है नॉर्मली बहुत ज्यादा देखा जाने वाला रोग है, ठीक है, और सब्जियों में ज्यादा होता है। ब्लाइट क्या होता है? तो हम ये कहते हैं कि धब्बे क्या हो जाते हैं? जले हुए धब्बे नजर आते हैं, ठीक है। कैसे नजर आते हैं? जले हुए धब्बे नजर आते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना है, ये जल्दी होता है इसलिए इसको अर्ली बोल दिया, ठीक है। अल्टरनेरिया सोलेनाई फंगस से होता है, ठीक है, पहली बात। डार्क ब्राउन कंसेंट्रिक स्पॉट्स, यानी कि ये जो आपके स्पॉट्स होंगी ये इस प्रकार से, ठीक है, रिंग्स के रूप में स्पॉट्स होंगी और वो भी किस पे? लोअर लिप्स पे ज्यादा दिखाई देंगी। चिकनी पत्तियों पर गहरे भूरे रंग के वर्ताकार धब्बे दिखाई देते हैं। झुलसा ऊपर की ओर फैलता है और तनों व फलों को प्रभावित करता है, ठीक है। पत्तों का समय से पहले गिरना और फलों का सड़ना ये इसका प्रमुख क्या होता है? लक्षण होता है। कंट्रोल कैसे करेंगे? तो फंगस से होने वाली डिजीज है तो फंजीसाइड इस्तेमाल करेंगे और उनमें मेनकोजेब जो आपकी क्लोरोथोनिल है ये हम प्रयोग में ले सकते हैं। फसल चक्रीकरण क्रॉप रोटेशन हमेशा अपनाएंगे, हर फसल में काम में लेंगे और ऊपर से सिंचाई से बचेंगे, ठीक है। ऐसा अवॉइड करेंगे कि जो आपके फव्वारा विधि है इनको अवॉइड करेंगे, क्योंकि ये क्या करती है? ऊपर से पानी को गिराती है तो वो उस पानी के साथ में स्पोर जाते हैं और चारों ओर फैल जाते हैं, तो उस मेथड को अवॉइड करेंगे। जो रेजिस्टेंस क्रॉप है वो हम उगा सकते हैं। इसके बाद में आ जाता है आपका श्रीलंका से आया हुआ रोग जिसको हम कहते हैं सिगाटोका। क्या बोलते हैं? सिगाटोका। और किस में होता है? तो बनाना में होता है, ठीक है। किस में होता है? बनाना में। देखो बनाना में दो ही इंपॉर्टेंट डिजीज होती है, एक बंची टॉप और एक सिगाटोका, दोनों ही इंपॉर्टेंट डिजीज होती है जो कि बनाना में। हालांकि और भी डिजीज बहुत सारी होती है बनाना में, लेकिन इंपॉर्टेंट की बात करें तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। इसके अलावा हम कहते हैं कि ये आपके किससे होता है? तो माइकोस्फेरेला, ठीक है, माइकोस्फेरेला म्यूजिकोला से ये होता है। ध्यान रखना है इसका, पहली बात तो पूछा भी जाता है और ये भी दो प्रकार का होता है, एक तो येलो होता है और एक ब्लैक होता है। तो ब्लैक वाला जो फिजीनेंसिस से होता है, ठीक है, जो आपका माइकोस्फेरेला है उसी के आगे हम क्या लगाते हैं? स्पीसीज में फिजीनेंसिस लगा देते हैं, तो ये आपका क्या हो जाता है? ब्लैक सिगाटोका हो जाता है, दो प्रकार का होता है, ठीक है। लक्षण की बात करें तो लक्षण आपको देखने को मिलेंगे, पत्तियों पर पीली धारियां बन जाती है। पहली बात तो पत्तियों पे क्या बन जाती है? पीली धारियां, जो बाद में भूरी व मृत उत्तक में बदल जाती है। बाद में क्या हो जाती है? धीरे धीरे भूरी होकर मृत उत्तकों में बदल जाती है, ठीक है। गंभीर संक्रमण प्रकाश संश्लेषण और फल उत्पादन को प्रभावित करता है, ठीक है। पत्तियां समय से पहले सूख जाती है। तो ये चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। और डिस्ट्रॉय करना चाहिए हमको प्लांट को। यदि ऐसा रोग हो जाता है तो सबसे पहले तो पौधे को उखाड़ कर फेंको। दूसरी बात, कार्बेंडाजिम प्रोपेकोनाजोल आदि प्रयोग करो, ठीक है, ये आपके फंजीसाइड है। उचित दूरी और वायु प्रवाह होना जरूरी होता है। इसके बाद में आ जाता है आपका लॉन्ग टाइप फर्स्ट एंड लॉन्ग टाइप सेकंड। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर अधिकतर जो आपके डिजीज पूछी जाती है उनमें आपको सारी चीजें लिखनी होती है,
ठीक है, क्या क्या लिखना होता है? तो पहला इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो होता है आपका पैथोजन। तो आपका पैथोजन का पता होना चाहिए पहली बात तो, ठीक है। पैथोजन लिखने के बाद में हम कहते हैं कि जो जनरल सिम्टम्स है वो लिखो, सिम्टम्स लिख दिए। इसके बाद में डिजीज साइकिल समझाओ, डिजीज साइकिल समझाओ। इसके अलावा फेवरेबल कंडीशन लिखो, फेवरेबल कंडीशन लिखो। और लास्ट में इनका मैनेजमेंट लिखो, जितने भी रोग हैं उनको मैनेज कैसे करेंगे, ये सारी चीजें। ये इतने पॉइंट बना के आओगे ना, हालांकि ये हो सकता है कि एग्जामिनर आपको जो क्वेश्चन दे उनमें ये कहे कि पैथोजन लिखो, सिम्टम लिखो, मैनेजमेंट लिखो, ठीक है, या तो ऐसे बोल दे, या किसी पेपर में ऐसे बोल दे कि पैथोजन लिखो, सिम्टम लिखो, डिजीज लिखो और मैनेजमेंट, डिजीज साइकिल लिखो, मैनेजमेंट लिखो, फेवरेबल कंडीशन ना लिखे, ठीक है। लेकिन जब ये कहे कि इस रोग के बारे में वर्णन करो, तो फिर आपको ये सारे पॉइंट लिख के आने हैं, जिसमें पैथोजन, सिम्टम, डिजीज साइकिल, फेवरेबल कंडीशन और मैनेजमेंट, सारी चीजें लिख के आनी है। यदि क्वेश्चन बड़ा हो रहा है तो मैनेजमेंट को आप एक जगह ही लिख के आ सकते हो, ठीक है। और यदि मैटर बड़ा नहीं हुआ है तो आपको क्या करना है, फिर इसको भी 3 भागों में डिवाइड करना है। कल्चरल मैनेजमेंट अलग लिखना है, बायोलॉजिकल मैनेजमेंट अलग लिखना है और केमिकल मैनेजमेंट अलग लिखना है। केमिकल में भी 2 चीजें बताना कि एक तो सीड जो हम कहते हैं, ठीक है, बीज उपचार करते हैं, ठीक है, सीड ट्रीटमेंट करेंगे, और दूसरा हो जाता है स्प्रे करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए भी हम अलग अलग बता सकते हैं। बायोलॉजिकल में भी हम ये कहते हैं सीड ट्रीटमेंट भी होता है, और जो है मिट्टी में भी अप्लाई होते हैं डायरेक्टली, तो उस हिसाब से भी बता सकते हैं। आगे बात समझ में, इतनी सारी चीजें लिखकर अगर आप आते हो तो उसके बाद में फिर नंबर कटने की कोई संभावना नहीं होती है। आगे बात समझ में, और यही आपके 6ठे और 7वें क्वेश्चन में पूछा जाता है कि पूरा जो वर्णन है वो तो इन्हीं 2 क्वेश्चन में पूछा जाएगा। ऊपर तो छोटे छोटे क्वेश्चन ही आएंगे, टिप्पणी वाले क्वेश्चन में आप सीधा सीधा लिख सकते हो उनके सिम्टम, पैथोजन, ठीक है। और डायरेक्टली यदि एग्जामिनर सिर्फ पॉइंट देता है कि इन पॉइंट्स में ही आपको जो है वर्णन करना है, तो फिर आप सिर्फ पॉइंट्स में ही करके आओ, एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ नहीं कहता है तो फिर पूरी चीजें लिख के आपको आनी है, ये बात आप ध्यान रखोगे, ठीक है। चलो तो फिर बात करते हैं सबसे पहले टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज है, हालांकि इसका कुछ खास प्रभाव नहीं होता है, हमने तो देखा नहीं है, कोई अदर एरिया में होता होगा तो कह नहीं सकते, लेकिन राजस्थान में तो इसका कोई खास प्रभाव नहीं होता है, ठीक है। नॉर्मल जो है टिक्का हो भी जाता है तो इतना जो है हार्वेस्टिंग प्रभावित नहीं होती है, जो उपज है वो प्रभावित नहीं होती है, ठीक है। तो नॉर्मल डिजीज है, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं इससे, ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं। जब हम 12th क्लास में थे उस टाइम पे भी इससे क्वेश्चन आया हुआ था कि जो मूंगफली का टिक्का रोग है वो किससे होता है, डायरेक्ट ऐसे, और 12th में तो ऐसे ही पूछे जाते थे उस टाइम पे कि फंगस से होता है या बैक्टीरिया से होता है, ऐसे आया करते थे। तो उस टाइम पे, हमारी टाइम पे भी ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो फंगस से होने वाली डिजीज है। आगे बात समझ में, पहली बात तो, और फंगस का नाम क्या है, तो सर्कोस्पोरा आर्चिकोला। आर्चिकोला से आप अर्ली याद कर सकते हो, ठीक है। ये अर्ली जो टिक्का है उसको बताने का काम करता है सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा। ये आपके बाद में होने वाला जो टिक्का है जिसको हम लेट टिक्का बोलते हैं, वो उसको बताने का काम करता है। टिक्का को हम इंग्लिश में लीफ स्पॉट बोलते हैं, ठीक है, लीफ स्पॉट, क्योंकि पत्तियों पे छोटे छोटे धब्बे बन जाते हैं। तो स्मॉल सर्कुलर ब्राउन स्पॉट विथ येलो हॉल्स ऑफ लीव्स, यानी कि इनकी विशेषता क्या होती है, छोटे धब्बे होते हैं, ठीक है। धब्बे कैसे हैं, छोटे हैं, लेकिन अंदर से ब्राउन और बाहर से एक हल्की सी पत्ती होगी, ठीक है, हल्की सी क्या होगी, एक लेयर होगी जो कि पीले कलर की होती है। किस कलर की होती है, पीले कलर की एक हल्की सी लेयर ऐसे दिखाई देती है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम आपका टिक्का का स्पॉट बोलते हैं, टिक्का का स्पॉट है ये, ठीक है। सेवरल डिफोलिएशन इन एडवांस स्टेज, यानी कि पत्तियां झड़ना स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा यील्ड रिड्यूस ड्यू टू द पुअर पॉड फॉर्मेशन, पॉड जो फॉर्मेशन है वो कम होता है, जिसकी वजह से यील्ड कम हो जाती है। कैसे रोक सकते हैं, तो एक तो फसल जो क्रॉप रोटेशन है वो अपनाओ, फसल चक्रीकरण, और रोग मुक्त बीजों का उपयोग करो, ठीक है। इसके बाद में फंजीसाइड अप्लाई करो, जैसे कि आपका क्लोरोथोनोलिन आदि इस्तेमाल कर सकते हैं, मेनकोजेब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और बहुत सारी जो है आपके फंजीसाइड होती है जिनको आप यूज में ले सकते हो। प्रतिरोधी किसमें लगाना चाहिए, ठीक है।
अब आ जाता है दूसरा आपका मैंगो मॉल फॉर्मेशन। ठीक है, मैंगो माल फॉर्मेशन की बात करें तो मैंगो माल फॉर्मेशन में क्या होता है कि सीधा सीधा आपके पहला बात तो फंगस से होने वाली डिजीज है। ठीक है, किससे होने वाली? फंगस से होने वाली। और फंगस में भी फ्यूजेरियम जो आपकी फंगस है वो इसको फैलाने का काम करती है, मेनिलीफोरम। ठीक है, मेनिलीफॉर्म। तो ये आपकी क्या होती है? फंगस होती है, ध्यान रखना है। ठीक है, और एनवायरमेंट फैक्टर भी इसको प्रभावित करते हैं। फंगस के साथ साथ क्या प्रभावित करता है? एनवायरमेंट फैक्टर भी प्रभावित करते हैं। यदि हम बात करें तो कहाँ कहाँ सिम्टम नजर आएंगे, तो सबसे पहले तो फूलों में असामान्य वृद्धि और झुंड में दिखाई देते हैं। जो फूल होते हैं वो क्या हो जाएंगे, क्योंकि माल फॉर्मेशन का मतलब होता है विकृति आ जाना। ठीक है, माल फॉर्मेशन का मतलब क्या है? एक तरह से विकृति आ जाना, जो सामान्य दिखता है वैसा ना दिखना। तो जो फ्लावर होने चाहिए थे वो ऐसे गुच्छे में बन जाएंगे। ठीक है, फ्लावर कैसे हो जाएंगे? ऐसे गुच्छे में इकट्ठे हो जाएंगे, झुंड दिखाई देंगे। तो ये माल फॉर्मेशन का पहला है। दूसरा है असामान्य शाखाएं बनने लगती है। शाखाएं जो होती है असामान्य बनने लगती है, ऐसे जो है तितर बितर सी दिखाई देती है। प्रभावित फूलों में फल नहीं बनते हैं। प्रभावित फूलों में फल नहीं बनेंगे, यानी कि आम तो लगेंगे ही नहीं। मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट आपको जो है विकृत भागों की छटाई करके नष्ट कर देना चाहिए। पहली बात तो जिन भी टहनियों में ये दिखाई दे रहा है उस टहनी को ही काट दो। जिन फूलों में ये दिखाई दे रहा है उन फूलों के झुंड को ही काट दो। ठीक है, उसको हटा दो और उसको नष्ट कर दो। इसके बाद में कार्बेंडाजिम और इसके अलावा थियोफेनेट, ये आपके थियोफेनेट मिथाइल, ये भी क्या है? एक तरह की फंजीसाइड ही है। ठीक है, क्या है? फंजीसाइड है। इसका हम क्या कर सकते हैं? छिड़काव कर सकते हैं। ठीक है, मेंटेन प्रॉपर ऑर्चार्ड हाइजीन, यानी कि साफ सफाई का ध्यान रखेंगे। ठीक है, ऑर्चार्ड में क्या रखेंगे? साफ सफाई का जरूर ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये चीजें हैं। इसके बाद में आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी छठे का ही है। और छठे में हम तीसरे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, फाइलोडी। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज है सीसेम की। और विल्ट ऑफ गवावा, गवावा में विल्ट भी होता है। ठीक है, तो जब हम फाइलोडी की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं ये फाइटोप्लाज्मा से होती है। ठीक है, क्या होती है? फाइटोप्लाज्मा से होती है। अब आप कहोगे सर ये फाइटोप्लाज्मा किस चिड़िया का नाम है? ठीक है, हम वायरस जानते हैं, हम फंगस भी जानते हैं, हम बैक्टीरिया भी जानते हैं, लेकिन ये फाइटोप्लाज्मा क्या है? तो देखो दोस्तों, इसमें क्या होता है? ये होता एक तरह का बैक्टीरिया ही है। क्या है? होता एक तरह का बैक्टीरिया ही है, लेकिन इसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है। क्या नहीं होती है? सेल वॉल नहीं होती है। ये सिर्फ झिल्ली युक्त बैक्टीरिया है। ठीक है, क्या है? झिल्ली युक्त बैक्टीरिया है, यानी कि इस पर एक ही लेयर होगी और वो किसकी होगी? कोशिका झिल्ली की होगी। ठीक है, तो ये चीजें होती है, यही फर्क होता है बैक्टीरिया में और इसमें। ठीक है, ये ध्यान रखना। फाइलोडी है आपका। पहली बात कर लेते हैं फाइटोप्लाज्मा से, और ट्रांसमिट किससे होता है? लीफ होपर से। जो लीफ होपर कीट है उससे ट्रांसफर होता है। इसके बाद में बात करते हैं सिम्टम्स की। देखो सिम्टम्स में क्या होगा, आपने कभी तिल का पौधा देखा होगा, तो तिल में क्या होता है? स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छे जो है पत्ते आते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या होते हैं? बहुत अच्छे पत्ते आते हैं, बड़े बड़े से पत्ते आते हैं, और तिल में शाखाएं कम होती है। ठीक है, तिल शाखाओं युक्त पौधा इतना होता नहीं है, ज्यादा शाखाएं नहीं होती है। अब ये सीधा ही जाएगा और जैसे ही ऊपर जाएगा ये पत्तियां धीरे धीरे छोटी हो जाएगी और यहाँ पर पोड आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, क्या बनेगी? पोड बनेगी। जो फलियां हैं वो बनेगी और इन फलियों में क्या लगेंगे? तिल लगेंगे। लेकिन होता क्या है दोस्तों कि जब ये रोग से प्रभावित होता है तो इन फलियों की जगह भी पत्तियां आ जाती है, छोटी छोटी पत्तियां आ जाती है। इन फलियों की जगह भी क्या आ जाती है? इन्फ्लोरेसेंस किस में बदल गया है? पत्तियों में बदल गया है। जो पुष्प क्रम है वो किस में बदल गए हैं? पत्तियों में बदल गए हैं। इस चीज को हम क्या बोलते हैं? इस चीज को हम फाइलोडी का पहला लक्षण कहते हैं। तो पत्तियां फूल पत्तियों जैसी संरचना में बदल जाते हैं, बीजों का निर्माण कम हो जाता है या होता ही नहीं है। ठीक है, ये मेन लक्षण होता है। इसके बाद में मैनेजमेंट की बात करें तो कंट्रोल लीफ होपर को यूज करके, जो है आपका इंसेक्टिसाइड यूज करके लीफ होपर को कंट्रोल करेंगे। जो पत्तियों को चूसने वाले कीट हैं उनको कंट्रोल करेंगे। इसके अलावा दूसरा हम रोग मुक्त बीजों का उपयोग करेंगे और फसल चक्र अपनाएंगे। ठीक है, ये आपका क्या हो जाता है? ये आपका
ये चीजें हो जाती है। देखो डिजीज साइकिल की बात करें तो डिजीज साइकिल लगभग सब में सेम ही होता है। फंगस से होने वाली डिजीज के लिए हम ये कहते हैं कि डिजीज सरवाइव कहाँ करती है, तो वो आपके या तो मिट्टी में सरवाइव करती है या फिर वो किसी भी जो अपशिष्ट है, जो पहले की क्रॉप का अपशिष्ट है उस पे सरवाइव करेगी, और प्राथमिक संक्रमण वहीं से होगा। ठीक है, प्राथमिक संक्रमण के बाद में दूसरा जो संक्रमण होगा वो स्पोर से होगा। ठीक है, और स्पोर किसके द्वारा लेके जाएंगे, या तो हवा के द्वारा जाएंगे या पानी के द्वारा जाएंगे। ठीक है, और द्वितीय संक्रमण हो जाएगा। द्वितीय के बाद में वापस से वो जो है अपने अगले सीजन के लिए तैयार हो जाएंगे और पत्तियों के साथ चिपक कर खेत में पड़े रहेंगे अवशेष के रूप में। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है। स्पोर भी होते हैं, ये आपके इसमें आता है, साइकिल में आता है। उसको एक बार और मैं बता दूंगा लास्ट में। विल्ट ऑफ गवावा की बात कर लेते हैं। ठीक है, किसकी? विल्ट ऑफ गवावा, यानी कि अमरूद में होने वाला जो उकट्ठा है उसकी बात हम कर लेते हैं। देखो विल्ट जहां पर भी आता है वहां पर अधिकतर आपके फ्यूजेरियम ही आएगा। फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम विल्ट पैदा करता है, किसी भी क्रॉप में ले लो, चाहे चने में ले लो, चाहे आपके कॉटन में ले लो, चाहे आपके और क्रॉप्स हैं उनमें ले लो, अधिकतर में फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम ही होता है। लेकिन राइजोक्टेनिया सोलेनाई ये भी आपके जड़ गलन से संबंधित होता है। ठीक है, किससे? जड़ गलन से संबंधित कीट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर विल्ट है, तो विल्ट में ये मेनली इसी से होता है, लेकिन साथ में उसको भी आप याद रख सकते हो। सिम्टम की बात करें तो विल्टिंग एंड येलोविंग ऑफ लीव्स, लीव्स कैसे हो जाएगी? पत्तियां पीली पड़ जाएगी और मुरझा जाएगी। ठीक है, रूट्स कैसी हो जाएगी? आपके डार्क डिस्कलरेशन, यानी कि कलर क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। और डीके यानी कि सड़ती हुई नजर आएगी, जड़ों में काला रंग और सड़न दिखाई देती है। ठीक है, इसके अलावा और क्या देखने को मिलेगा? प्रबंधन की बात कर लेते हैं। इसमें क्या होगा? उचित जल निकासी सुनिश्चित करें और जल भराव से बचे। ठीक है, एक तो वाटर लॉजिंग कंडीशन आपको नहीं लानी है और पानी को प्रॉपर अमाउंट में बाहर निकालना है। ठीक है, एक जगह इकट्ठा नहीं होने देना है। अप्लाई फंजीसाइड कार्बेंडाजिम कैप्टान हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, कार्बेंडाजिम और कैप्टान यूज कर सकते हैं। पर्पल ब्लॉच की हम बात कर लेते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट डिजीज है और ओनियन की डिजीज है। ठीक है, होता क्या है? पर्पल कलर के से ऐसे कंसंट्रेटेड रिंग्स सी दिखाई देती है। ठीक है, पर्पल कलर की गोल गोल जो है सर्कल के रूप में गोल गोल धब्बे दिखाई देते हैं, इसलिए इसको पर्पल ब्लोच कहते हैं। आगे बात समझ में। अल्टरनेरिया पोरी नामक फंगस से होती है। ठीक है, अल्टरनेरिया पोरी नामक फंगस से होती है। जब हम बीएससी कर रहे थे उस टाइम पे हमें प्रैक्टिकली जो पैथोलॉजी की मैडम थी वो हमें दिखाने लेकर गई थी इसको, अल्टरनेरिया ब्लोच को, और वो उस टाइम पे बता रही थी कि इसका प्रभाव अभी राजस्थान में बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। जो राजस्थान में जो प्याज की क्रॉप है उन पे अल्टरनेरिया ब्लोच ज्यादा दिखाई देता है। ठीक है, तो वो ध्यान रखना आप, अल्टरनेरिया पोरी। इसके बाद में बात करते हैं पर्पल टू ब्राउन लिसन्स ऑन। देखो यहाँ पर ध्यान देना है, पर्पल कलर की। ठीक है, पर्पल कलर के हैं तभी तो इसका नाम उसी से पड़ा है। ठीक है, और उनपे येलो मार्जिन होता है, जो धब्बे होते हैं उस पे येलो मार्जिन होता है। पत्तियों पर बैंगनी से भूरे रंग के धब्बे और पीले रंग के किनारे होते हैं। इन्फेक्टेड लीव्स कर्ली और ड्राई हो जाती है, धीरे धीरे सूख जाएगी और पत्तियां मुड़ जाती है, कर्ल कर जाती है। ठीक है, बल्ब की साइज कम हो जाएगी, यील्ड कम हो जाएगी, स्वाभाविक सी बात है। रोग फैलेगा तो जो ग्रोथ है वो तो कम होनी ही है। संक्रमित पत्तियों को हटा देना चाहिए, उचित दूरी बनाए रखें। ठीक है, इसके अलावा मेनकोजेब और आपके जो डिफेनोकोनेलाजेल ये आपकी अगेन एक क्या है? फंजीसाइड है। ठीक है, इनका स्प्रे कर सकते हो। हमें डिजीज फ्री सीड काम में लेना है और अवॉइड करना है ओवरहेड इरिगेशन, ऊपर से जो सिंचाई करते हैं उसको अवॉइड करना है। इसके बाद में आ जाता है आपका छठा क्वेश्चन, और छठे क्वेश्चन में एक ना एक क्वेश्चन जो है आपके बाजरे से जरूर देखने को मिलेगा, चाहे बाजरे का अर्गट हो, चाहे बाजरे का आपका जो दूसरा क्वेश्चन हम कह रहे थे ग्रीन ईयर डिजीज हो, दोनों ही आपके बाजरे से ही आती है। ठीक है, तो बाजरे का अर्गट रोग और हरा जो बाल रोग है, ठीक है, हरित बाली रोग बोलते हैं इसको, ऐसे कर लेना, हरित बाली। ठीक है, क्योंकि जो जहां पर आपका इन्फ्लोरोसेंस है उसमें दाना बनना चाहिए था, वहां पर क्या बन जाता है? वहां पर आपके फूल बन जाता है, वो फूल क्या पत्तियां बन जाती है ग्रीन कलर की। ठीक है, तो वो ही डिजीज है, ध्यान रखना है इसको। पहले अर्गट की बात कर लेते हैं। अर्गट डिजीज आपका
बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज है, क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस से होती है। ठीक है, हनी ड्यू लाइक जो एक शहद है वो निकलता है, हनी के जैसा एक रसाव निकलता है, किससे? फ्लावर से। जिस टाइम पे फूल आ गए हैं और दाना बनना चाहिए था, उस टाइम पे क्या आ जाता है? एक चिपचिपा सा रस आ जाता है, और वो रस कैसा होता है? शहद जैसा होता है। ठीक है, ये धीरे धीरे क्या हो जाता है? दानों की जगह कठोर होकर सूख जाता है, जिसको हम स्क्लोरेशिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्लोरेशिया कहते हैं। ठीक है, और ये क्या करता है? उपज को कम कर देगा और गुणवत्ता खराब कर देगा। गुणवत्ता तो खराब होगी ही, क्योंकि वो कठोर स्क्लोरेशिया किस में आ जाएगा? हार्वेस्टिंग के साथ में दानों में आकर मिल जाएगा। तो हमें क्या करना है? क्रॉप रोटेशन अपनाना है, अर्गट से फ्री सीड काम में लेने हैं, फंजीसाइड मेनकोजेब अप्लाई करना है। इसके अलावा ग्रीन ईयर डिजीज और बाजरा की बात करें तो यहाँ पर आपको सबसे पहले स्क्लोरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला देखने को मिलता है। इसका क्या है? ये एक हम कह सकते हैं कि ये आपका फंगस है। ठीक है, स्क्लोरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। ठीक है, दूसरी बात ये आपको इसी को हम डाउनी मिल्ड्यू भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो ग्रीन ईयर डिजीज है, इसी को हम बाजरे में डाउनी मिल्ड्यू भी कहते हैं, आपको पता हो तो ध्यान रखना इसको। ग्रीन जो लीफी स्ट्रक्चर है वो इमर्ज होती है कहां पर? ग्रेन की जगह। जहां पर ग्रेन होना चाहिए, दाना होना चाहिए, वहां पर हरी पत्तियां आ जाती है। माल फॉर्मेशन और पेनिकल में विकृति आ जाएगी, विकृति तो दिखाई देगी ही। ठीक है, जहां पर दाने हैं वहां पर पत्तियां आ गई है तो विकृति दिखाई देगी। पुअर ग्रेन, अनाज नहीं होगा। ठीक है, मैनेजमेंट की बात करें तो रेजिस्टेंस वेराइटी, रोग मुक्त बीज काम में लेंगे, और बीज उपचार के लिए मेटालेक्सिल का उपयोग करेंगे। ठीक है, ये एक फंजीसाइड ही होता है। ठीक है, ध्यान रखोगे इस बात का। इसके बाद में आगे हम चलते हैं कॉफी रस्ट और टी रेड रस्ट की बात कर लेते हैं। रस्ट नॉर्मली फंगस से होने वाली डिजीज है, ज्यादा इसमें भी कोई वो नहीं है, विशेष बात नहीं है। वैसे नॉर्मली जो रस्ट होती है वो या तो गेहूं में या जौ में देखी जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपके खरीफ की क्रॉप चल रही है, तो खरीफ की क्रॉप में आपके कहाँ पर देखने को मिलती है? कॉफी रस्ट जो है कॉफी में, और जो आपकी टी है उसमें देखने को मिलती है। सबसे पहले कॉफी रस्ट की बात करते हैं। ठीक है, किससे होगा? तो आपके जो हेमेलिया है, हेमेलिया वेस्ट्रेट्रिक्स जो आपका फंगस है, इससे होता है। इसके अलावा ऑरेंज पाउडरी स्पॉट ऑन द अंडर साइड ऑफ लीव्स, लीव्स के नीचे कैसा दिखाई देगा? जो लीव्स है उसके निचले भाग पर नारंगी पाउडर दिखाई देता है। दूसरी बात, प्री मेच्योर लीफ ड्रॉप, जो आपकी पत्तियां हैं वो मेच्योर होने से पहले ही पड़ जाती है, गिर जाती है, और उपज कम दिखाई देगी। ठीक है भाई, उपज क्या होती है? मुख्य रूप से हम कहते हैं कि कॉफी में और टी की बात करें तो टी में तो पत्तियां ही इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो जब पत्तियां ही खराब हो जाएगी तो फिर क्या जो है उपज बढ़ेगी। मैनेजमेंट की बात करें तो आप जो है अप्लाई करेंगे फंजीसाइड, और फंजीसाइड में आपके कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और प्रोपिकोनाजोल। ठीक है, इन दोनों का इस्तेमाल करते हैं, ये ध्यान रखना है। ये आपके क्या है? फंजीसाइड है। जो रेजिस्टेंस वेराइटी है वो हम यूज कर सकते हैं। टी रेड रस्ट की बात करते हैं, इसमें सबसे पहले आपका सिफेलेरियस सिरेसियंस, ये आपका एक तरह का क्या होता है? फंगस ही होता है। ठीक है, ध्यान रखना है इसका। और पत्तियां तनों पर लाल से नारंगी रंग के धब्बे दिखाई देते हैं, पहली बात तो। ठीक है, क्या देंगे? लाल और नारंगी रंग के धब्बे दिखाई देंगे, पत्तियां भंगुर और सूख जाती हैं। प्रबंधन की बात करें तो सीधी सी बात है, फंजीसाइड देने हैं, और फंजीसाइड भी कॉपर पर आधारित, कॉपर से बने हुए फंजीसाइड देने हैं। मेंटेनेंस ऑफ प्लांट स्पीसीज एंड स्पेसिंग मेंटेन करनी है, और जो आपकी क्रॉप रोटेशन है वो भी आपको अपनाना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों रस्ट थी जिसकी हमने बात की है। अब हम बात करेंगे आपके ब्लैक आर्म डिजीज ऑफ कॉटन, जो कि एक बैक्टीरिया से होती है। ठीक है, किससे होती है? बैक्टीरिया से होती है। ठीक है, बैक्टीरियल एक भी डिजीज नहीं पढ़ी हमने अभी तक, तो एक जो है एक दो बैक्टीरियल डिजीज भी आप ध्यान रखना पूछी जाती है। ठीक है, वायरस वाली डिजीज भी पूछी जाती है, बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज भी पूछी जाती है। तो या तो ये, इसके अलावा जो है एक दो डिजीज आप बैक्टीरियल ब्लाइट से भी देख लेना। ठीक है, एक बैक्टीरियल ब्लाइट कोई सी भी फसल में देख लेना, उसके बाद में सारे ही बैक्टीरियल ब्लाइट वैसे ही होते हैं, ज्यादा अंतर इनमें नहीं होता है। कपास का ब्लैक आर्म रोग की बात करें तो यह आपके जेंथोमोनास कंप्रेस्टिस से होता है, जिसका पैथोवर आपके मालवे सीरम है। ठीक है, जो कि एक बैक्टीरिया है। सिम्टम की बात करें तो वाटर सॉक्ड लीशंस दिखाई देते हैं लीव्स पे, स्टेम्स पे और बॉल्स पे। ठीक है, पत्तियों पर कैसे? पानी से भरे हुए धब्बे। देखो, पानी से भरे हुए धब्बे कहने का मतलब है ये जो धब्बे होते हैं ये थोड़े चमकीले से होते हैं, ऐसा नजर आता है कि अंदर पानी है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में पानी होता नहीं है, वो दिखाई ही देते हैं, वैसा कुछ होता नहीं है।
तो ये ध्यान रखना, ये वाटर सोक्ड जो लिसन्स होते हैं वो चमकीले होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं हम, पानी से भरे हुए कह रहे हैं। डब्बे काले और मर्त उत्तक में बदल जाते हैं, ठीक है, धीरे धीरे काले हो जाएंगे। फलियां फट जाती है और रेशे की गुणवत्ता खराब हो जाती है, ठीक है, जो बोल होगा वो फट जाएगा, रेशा खराब हो जाएगा। यूज बैक्टीरिया फ्री सीड्स, जो आपके बैक्टीरिया से फ्री सीड है वो आपको इस्तेमाल करने हैं, ठीक है। अप्लाई कॉपर ऑक्सीडोक्लोराइड एंड स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, ठीक है, इन्हीं से हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया को कंट्रोल करते हैं। पहली बात तो ये फंजीसाइड भी है, बैक्टीरियोसाइड भी है, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हो। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन ये हम विशेष रूप से बैक्टीरिया के ही लिए काम में लेते हैं, एक तरह की एंटीबायोटिक है ये, ठीक है। इसके बाद में बात करें तो प्रतिरोधी किस्में लगाए और जल भराव से हमें बचना चाहिए, ठीक है। एक बात मैं और आपको बता देता हूं, ये जो 5वें छठे क्वेश्चन थे इनमें 2 चीजें हमने कवर नहीं की है। एक हमने नहीं क्या, जो आपका रोग चक्कर है वो कवर नहीं किया है, अगली बात समझ में। और दूसरा आपको मैं बता देता हूं, इसमें हमने कवर नहीं किया है फेवरेबल कंडीशन। क्या नहीं किया है, फेवरेबल कंडीशन। देखो रोग चक्कर का तो ये सिस्टम है, इसमें 2 चीजें आप ध्यान रखो, प्राथमिक संक्रमण किससे हो रहा है और द्वितीयक संक्रमण किससे हो रहा है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है। आगे बात समझ में। दूसरी बात, प्राथमिक संक्रमण की बात करें हम तो जो अधिकतर फंगस से होने वाले जो रोग है या बैक्टीरिया से होने वाले भी रोग है, ठीक है, ये क्या होते हैं, या तो रोग फैलाते हैं कहां से, मिट्टी में, मिट्टी जनित होते हैं, सॉइल बोर्न डिजीज होती है, ठीक है, सॉइल बोर्न डिजीज। तो सबसे पहले इन्फेक्शन कहाँ होगा, सोइल में रहने वाले जो कीटाणु है वो इन्फेक्शन करेंगे, ठीक है। या फिर क्या होता है, जो प्लांट वेस्ट है, प्लांट वेस्ट है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी बात, आगे बात समझ में, ये दोनों क्या करते हैं, प्राथमिक संक्रमण करते हैं लगभग सभी जो आपकी क्रॉप्स है वो रोग है उनमें, और फंगस से होने वाली और बैक्टीरिया से होने वाली। दूसरी बात, द्वितीय संक्रमण कैसे होगा, द्वितीय संक्रमण होता है इनके स्पोर से। किससे होता है, स्पोर से, जो जीवाणु है उनसे। अब वो फैलते कैसे हैं, वो या तो फैलेंगे पानी के साथ या वो फैलेंगे जड़ के साथ। तो ये सारी बातें आप किस में ऐड करके आ सकते हो, आप आपके डिजी चक्कर में ऐड करके आ सकते हो। लास्ट में लिख के आओगे कि इनका सर्वाइवल कहाँ होता है, यानी कि ये जीवन जीती कहाँ है, ऑफ सीजन में सर्वाइवल। तो सर्वाइवल आपका होगा कि या तो ये सर्वाइव करते हैं आपके किसके रूप में, प्लांट डेब्रिस के रूप में, प्लांट डेब्रिस यानी कि अवशेष के रूप में, जो पौधे के अवशेष है उनके रूप में पौधे वहां पर खेत में ही पड़े रहेंगे, ठीक है। और बाय चांस किसी के होस्ट हुआ, ठीक है, कोलेटरल होस्ट हुआ, तो उस होस्ट पे भी काम चला लेते हैं, ठीक है। मान लो मेड के आसपास में कोई पौधे हैं, उन पे वही रोग लगता है तो वो वहां पर चले जाते हैं, वहां पर जीते रहते हैं कुछ टाइम के लिए, ठीक है। तो ऐसे इसमें आप तीनों चीजें ऐड करके आओगे। और फेवरेबल कंडीशन में अधिकतर चीजों में आपके फंगस से होने वाली डिजीज में हम ये कहते हैं, जब 85% से ज्यादा क्या हो जाती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा बारिश ज्यादा होती है, बारिश ज्यादा होती है तो भी डिजीज बढ़ती है, 85 से ऊपर जाने पर भी डिजीज बढ़ती है। फेवरेबल जो टेम्परेचर होता है वो लगभग हम कहते हैं 20 से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में माना जाता है क्रॉप्स के लिए, जो आपके फंगस से होने वाली रोग है उनके लिए, ठीक है। तो ये चीजें आप लिख के आ सकते हो। नमी क्या करती है, नमी रोगों को बढ़ाती है। इसके अलावा फेवरेबल कंडीशन में और क्या लिख के आओगे कि नाइट्रोजन की अधिक मात्रा देने से भी रोग बढ़ते हैं। किसकी मात्रा, नाइट्रोजन की अधिक मात्रा देने से भी रोग बढ़ते हैं। पानी का अधिक भराव रहता है तो भी रोग बढ़ते हैं। तो ये सारे रीजन आप फेवरेबल कंडीशन में लिख के आओगे। अगली बात समझ में, तो ये दोनों चीजें यहाँ पर कवर होती है, ठीक है। इनको भी आप ऐड करके आओगे। जो छठा और सातवां क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन में अलग से पूछते हैं तो ऐड करके आओगे ही, नहीं पूछते हैं तो सातवें क्वेश्चन में आप इनको ऐड करके आ जाना, ज्यादा छठे में भी इनकी ज्यादा जरूरत होती नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी जो हमने डिस्कस की है। कैसा लगा हमारा पेपर, सारी चीजें आप बताओगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, ठीक है। ये जो PDF है आपको कहाँ पे मिल जाएगी, ब्राइट एग्रो क्लासेज के ऐप पे मिल जाएगी, ठीक है। ब्राइट एग्रो क्लासेज की किस पे मिल जाएगी, ऐप पे मिल जाएगी। और यहाँ पर आपको जो है इसके अलावा भी जितने भी आपके एग्जाम से रिलेटेड गेस पेपर हैं, सॉल्यूशन पेपर हैं, वो सारे यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे, ये PDF के फॉर्म में मिल जाएंगे, ठीक है। ये बातें आप ध्यान रखोगे, ठीक है। और बेसिक चीजें जो है, जो कि हम हमेशा कहते हैं कि आप क्या करते हो
कि वीडियो देख तो लेते हो लेकिन लाइक नहीं करके जाते हो, ठीक है। तो इसको लाइक जरूर करोगे और एक सुंदर प्यारा सा कमेंट हमारे लिए जरूर छोड़ के जाओगे। वो आपका फीडबैक होता है, उसको हम पढ़ते हैं और हमारे में सुधार करते हैं। इसलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।